ओके, सो दिस इज़ आवर लेक्चर 4। इसमें हम अपना चैप्टर 2 स्टार्ट करने वाले हैं। चैप्टर 2 में हम सीखेंगे कि इंस्ट्रक्शंस क्या होते हैं, ऑपरेटर्स क्या होते हैं, एंड अपनी सी लैंग्वेज में हम इसको किस तरह यूज़ करते हैं, एंड कोड के अंदर हम इसको किस तरह इम्प्लीमेंट करके रन करते हैं। तो बिना टाइम को वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि इंस्ट्रक्शंस क्या होती हैं सी के अंदर। इसकी डेफिनेशन क्या कहती है? दीज आर स्टेटमेंट्स इन अ प्रोग्राम। जैसे आपने देखा होगा, अभी हमने सी के जितने भी प्रोग्राम्स लिखे हैं उसमें एक सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस थी। लाइन वाइज एक स्टेटमेंट लिखी हुई थी इन अ सीक्वेंस। जब भी हम कोई प्रोग्राम लिखते हैं तो वो प्रोग्राम एक सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस होता है। जैसे सपोज़ हमने चाय भी बनानी होती है तो उसको बनाने के लिए भी एक सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस होता है कि पहले हमने पानी डालना है, फिर उसके बाद हमने पत्ती लेनी है, देन हमने उसमें मिल्क ऐड करना है। तो ये एक सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस है एक काम को करने का। इसी तरह प्रोग्राम के अंदर भी एक सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस होती है जो प्रोग्राम को बताती है कि हमने लाइन वाइज क्या क्या परफॉर्म करना है, क्या क्या करना है। अब अगर टाइप्स ऑफ इंस्ट्रक्शंस देखें तो उसमें हमारे पास 3 टाइप्स आती हैं, जिसमें हमारे पास सबसे पहले है टाइप डिक्लेरेशन इंस्ट्रक्शन, सेकेंड इज अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शंस, एंड द थर्ड इज कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस। इन तीनों इंस्ट्रक्शंस के डिफरेंट काम होते हैं और काम के अकॉर्डिंग इन तीनों का नेम रखा हुआ है। तो ऐसा नहीं होगा कि आपको इनको याद रखने में ज़्यादा मुश्किल रहेगी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं टाइप डिक्लेरेशन इंस्ट्रक्शन की। अब टाइप डिक्लेरेशन से हमें क्या समझ में आता है कि किसी भी वेरिएबल को डिक्लेयर करना उसके टाइप के साथ। तो जब भी हम ऐसी स्टेटमेंट्स या इंस्ट्रक्शंस लिखते हैं जहाँ पे हमें एक वेरिएबल बताना होता है और उसका टाइप हमें डिक्लेयर करना होता है, उसको हम टाइप डिक्लेरेशन इंस्ट्रक्शन कह देते हैं। अब तक हमने चैप्टर 1 में भी बहुत सारी टाइप डिक्लेरेशन इंस्ट्रक्शंस लिख चुके हैं। जैसे अगर हमने लिखा int a इज इक्वल टू 3, ये भी हमारी एक टाइप डिक्लेरेशन है। अगर हमने लिखा कैरेक्टर c इज इक्वल टू एस्टेरिक, तो ये भी हमारी एक टाइप डिक्लेरेशन इंस्ट्रक्शन है। जब भी हम टाइप डिक्लेरेशन इंस्ट्रक्शन लिखते हैं ना, तो हम एक छोटा सा रूल कभी कभी भूल जाते हैं। रूल हमारा ये होता है कि डिक्लेयर वेरिएबल बिफोर यूजिंग इट। इसका क्या मतलब है कि जब भी हम कोई वेरिएबल को यूज़ कर रहे हैं तो उसको यूज़ करने से पहले उसको डिक्लेयर करना बहुत ज़रूरी है। मतलब हमें देखना है कि उसमें कोई ना कोई वैलिड वैल्यू हो, यानी हमने कंपाइलर को बता दिया हो कि ये वेरिएबल एग्जिस्ट करता है हमारे कोड में और बाद में हम उसको यूज़ करें। अगर ऐसा नहीं होगा और सी कंपाइलर अचानक से किसी वेरिएबल को देख लेगा कोड में कि ये कहाँ से आ गया, तो फिर वो एरर थ्रो करेगा। जैसे अगर इसकी वैलिड एग्जांपल्स देखें यहाँ पे, तो हमने यहाँ पर इंट a को डिक्लेयर किया 22, फिर इंट b में लिखा है कि a की वैल्यू b में डाल दो। ये बिल्कुल सही है क्योंकि a ऑलरेडी डिक्लेयर हो चुका है और फिर b में उसकी वैल्यू गई है। अब अगर इसी को हम कोड की फॉर्म में लिख के देखें, अब यहाँ पर हम लिख सकते हैं इंट a इज इक्वल टू 22 और अगर लिखें इंट b इज इक्वल टू a, तो यहाँ पर कोई भी एरर हमारे पास नहीं आया। ये कोड सक्सेसफुली आराम से आपका रन हो जाएगा। उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, अगर हम इस तरीके से लिखें इंट c इज इक्वल टू b+1। अब b एक ऑलरेडी डिक्लेयर्ड वेरिएबल है, उसमें आप कुछ ऐड करें या फिर अगर इसमें आप माइनस करें या फिर ये मल्टीप्लाइड बाय 3 होता, समथिंग इस तरह डिवाइडेड बाय कुछ होता, तो इस तरह के भी अगर हम अरिथमेटिक ऑपरेशंस करें राइट हैंड साइड पे और फिर उसको c में असाइन करें तो वो भी वैलिड है। इसको हम लिख के देखते हैं अपने प्रोग्राम में। इंट c इक्वल्स टू हो जाए अगर b मल्टीप्लाइड बाय 6, तो कोई एरर नहीं आया हमारे पास क्योंकि ये एक वैलिड स्टेटमेंट है। एक और टाइप ऑफ वैलिड इंस्ट्रक्शन हमारे पास क्या हो सकता है, इंट d इज इक्वल टू 1, e। अब इसमें क्या हो रहा है, इसमें हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया d जिसमें हमने वैल्यू दे दी 1 और साथ ही हमने एक और वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया e, लेकिन अभी हमने e को कोई वैल्यू दी नहीं है। एंड ये बिल्कुल वैलिड स्टेटमेंट है जहाँ पर d की वैल्यू असाइन हो रही है और e की नहीं हो रही। इसको भी हम कोड में लिख के देख लेते हैं। इंट d इज इक्वल टू 1 और e इसको हमने कोई वैल्यू अभी नहीं दी, तो ये भी बिल्कुल वैलिड स्टेटमेंट है, कोई एरर नहीं आया। अब कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं हम इनवैलिड स्टेटमेंट्स की सी के अंदर जिनको हम नहीं लिख सकते अपने कोड में। अब अगर हम एक वेरिएबल बनाएं ओल्ड एज इज इक्वल टू 22 और फिर हम एक न्यू वेरिएबल बनाएं न्यू एज को हम बना देते हैं ओल्ड एज प्लस ईयर्स, मतलब कितने ईयर्स अभी पास हो गए हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे यहाँ पर एरर आया क्योंकि ओल्ड एज वेरिएबल तो हमारे पास ऑलरेडी डिक्लेयर्ड है लेकिन ईयर्स नहीं है। एंड अब सपोज अगर हमने ईयर्स को भी नीचे डिक्लेयर कर दिया इंट ईयर्स इज इक्वल टू 2,
अब ईयर्स हमने बता तो दिया कि उसकी वैल्यू 2 है, लेकिन फिर भी यहाँ पे रेड लाइन जनरेट हो रही है। अब ये क्यों आ रही है? क्योंकि हमने ईयर्स को बताने से पहले उसको यूज़ कर लिया है। तो वेरिएबल को डिक्लेयर करने से पहले अगर हम उसको यूज़ कर लें तो वो एरर दे देता है कोड में। मतलब कंपाइलर क्या करता है, वो लाइन बाय लाइन सीक्वेंस में कोड को रन करता है। फर्स्ट लाइन में उसने पढ़ा कि ओल्ड एज एक वेरिएबल है जिसकी वैल्यू 22 है। उसके बाद उसने पढ़ा कि न्यू एज भी हमारा एक वेरिएबल है और उसकी वैल्यू है ओल्ड एज जो हमारी पहले से डिक्लेयर्ड है प्लस ईयर्स। अब वो यहाँ पे कंफ्यूज हो जाएगा कि ईयर्स तो मैंने अभी तक पढ़ा ही नहीं है इस कोड में, ईयर्स को तो वो अगली लाइन में पढ़ने वाला था। इसलिए अगर इस तरह की कोई स्टेटमेंट है तो हमें इसको ईयर्स को ऊपर लिखना चाहिए। तो अब ये एक वैलिड स्टेटमेंट हो गई, तभी जब हमारी टाइप डिक्लेरेशन इंस्ट्रक्शंस होती हैं उसमें हमारे पास एरर्स नहीं आएंगे। अब एक और टाइप की हम वैलिड स्टेटमेंट देखें अगर, तो मल्टीपल वेरिएबल्स को यहाँ पे एक साथ हम डिक्लेयर कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर हमने इनको डिक्लेयर कर दिया इंट ए बी सी, एंड उसके बाद तीनों को हमने ए को बी को सी को ए की वैल्यू असाइन कर दी विच इज़ 1। अब ये वैल्यू कैसे असाइन हुई? 1 की वैल्यू सी में असाइन हुई, फिर सी की वैल्यू बी में असाइन हुई, फिर बी की वैल्यू यानी 1 ए में असाइन हुई। इसको एक बार हम अपने कोड में करके देखते हैं। अब जैसे अब अगर एक वेरिएबल हम डिक्लेयर करते हैं एक्स और सेकंड वाई एंड जी, तो इसको हम वैल्यू दे सकते हैं x इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू जेड इज इक्वल टू 4। तो इस तरह की स्टेटमेंट जो है वो C के अंदर वैलिड है। लेकिन यहीं अगर हम इसका दूसरा वर्जन देखें, जैसे अगर यहाँ डिक्लेरेशन के टाइम पर ही हम 4 दे दें, मतलब इन सब को हम इक्वल टू करें और सबको एक साथ 4 असाइन करें, तो यहाँ पे रेड लाइन ऑटोमेटिकली आ जाती है। तो ये रेड लाइन क्यों आई? जब हम 4 को z में असाइन कर रहे हैं तो उसकी वैल्यू फिर जा रही है y के पास। तो फिर वो सोच रहा है कि अब ये जो z है ये अभी तक कंपाइलर को पता ही नहीं है कि वो क्या है, क्योंकि ये लाइन अभी ख़त्म नहीं हुई है। हम सेम लाइन के अंदर ही z को असाइन भी कर रहे हैं और उसकी वैल्यू किसी और को भी दे रहे हैं। सेम स्टेटमेंट में हम y को एक वैल्यू असाइन भी कर रहे हैं और उसकी वैल्यू फिर किसी और को भी दे रहे हैं। मतलब यूज़ और डिक्लेयर हम एक साथ नहीं कर सकते, पहले हमें हमेशा डिक्लेयर करना पड़ेगा, उसके बाद हम उसको यूज़ कर सकते हैं, वरना तो सी हमें एरर दे देगा। तो इस तरह के एरर्स हमने नहीं करने। मतलब जब भी हम मल्टीपल वेरिएबल्स डिफाइन कर रहे हैं सी में, तो उनको एक साथ डिक्लेयर कर तो सकते हैं, लेकिन उनका यूसेज जो है वो बाद में होगा। अब नेक्स्ट टाइप ऑफ इंस्ट्रक्शंस हमारे पास कौन सी हैं? अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शंस। अरिथमेटिक वर्ड ये आपने अपनी स्कूल लाइफ में या फिर कॉलेज लाइफ में ये ज़रूर आपने मैथ्स में सुना होगा। अरिथमेटिक का मतलब ही यही है कि जहाँ पे प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लिकेशन इस तरह के ऑपरेशंस वगैरह चल रहे होंगे, मतलब बेसिकली मैथ से रिलेटेड सारी चीज़ें। तो मैथ की अगर हम कोई भी स्टेटमेंट देखें, लाइक अगर हम a प्लस बी इसकी एग्जाम्पल लें, तो उसके अंदर जिन चीज़ों पे हमारे ऑपरेशन परफॉर्म हो रहे होते हैं, लाइक इसमें अगर a और b ये हमारे जैसे इनके ऊपर अगर प्लस हो रहा है या माइनस हो रहा है या फिर मल्टीप्लाई हो रहा है या डिवीजन हो रहा है या वॉट कुछ भी हो रहा है, तो ये जिनके ऊपर हो रहा होता है वो हमारे होते हैं ऑपरेंड्स। तो यहाँ पे a बन जाएगा हमारा ऑपरेंड 1 और b बन जाएगा ऑपरेंड 2। तो इसी तरीके से अगर एक और हमारे पास स्टेटमेंट होती a प्लस बी माइनस सी इंटू डी, तो ये हमारे कितने, हमारे पास 4 ऑपरेंड्स हैं इसमें। और उसके बाद फिर वो सिंबल जो बताता है कि कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है यहाँ पे, वो होता है हमारा ऑपरेटर। जैसे यहाँ पे लिखा है प्लस, तो ये है हमारा प्लस ऑपरेटर, एडिशन का ऑपरेटर। इसी तरीके से अगर यहाँ पे सब्ट्रैक्शन परफॉर्म हो रही होती तो माइनस बन जाता हमारा ऑपरेटर, या अगर मल्टीप्लिकेशन हो रही होती तो एस्टेरिक हमारा ऑपरेटर होता, या डिवीजन हो रही होती तो हमारा ये स्लैश ऑपरेटर होता। तो सी के अंदर जिन स्टेटमेंट्स में हमारे पास ऑपरेंड्स होते हैं एंड ऑपरेटर्स होते हैं, इनके बीच में हम कुछ फंक्शन परफॉर्म करवा रहे होते हैं, तो वो हमारे होते हैं अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शंस। अब इसके एग्जांपल्स क्या क्या होते हैं वो हम अपने कोड में लिख के देखते हैं। जैसे यहाँ पे हम एक वेरिएबल बनाएं इंट a इज इक्वल टू 1 और b इज इक्वल टू 2, और यहाँ पे हम एक न्यू वेरिएबल बना लेते हैं सम इज इक्वल टू a प्लस b। तो यहाँ पे एक अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शन है जिसमें a और b का सम हुआ है। इसमें a और b हमारे पास ऑपरेंड्स हैं और प्लस जो है ये हमारा ऑपरेटर है, और सम हमारा एक न्यू वेरिएबल है जिसमें हमारी ये वैल्यू जाके स्टोर हो जाएगी। इसी तरह हम बना सकते हैं इंट मल्टीप्लाई इज इक्वल टू a मल्टीप्लाई बाय b। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई एक वेरिएबल है जिसमें a इंटू बी की वैल्यू जाके स्टोर हो रही है। अब जब भी हम अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शंस की बात करते हैं, एक चीज़ हमें ज़रूर नोटिस करनी है, वो ये कि सिंगल वेरिएबल ऑन द लेफ्ट हैंड साइड। मतलब जब भी हम कोई भी अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं वो सारे हमारे राइट हैंड साइड पे जाते हैं,
जैसे सपोज a प्लस बी माइनस सी इंटू डी, ऐसा कोई अगर हमारे पास कोई एक्सप्रेशन होगा, अब इसकी वैल्यू जो रिज़ल्ट आएगा वो हम किसी वेरिएबल में लेफ़्ट पे उस वेरिएबल का नेम लिखेंगे, वहाँ हम डिफ़ाइन करेंगे और ये सारी वैल्यू राइट से लेफ़्ट में जाकर स्टोर हो जाएंगी। और लेफ़्ट साइड पे हमेशा हमारे पास एक सिंगल वेरिएबल होना चाहिए। एक सिंगल वेरिएबल के अंदर ही सारा का सारा आउटपुट जाके स्टोर होगा। जैसे अगर हम लेफ़्ट साइड पे अगर सपोज 2 वेरिएबल्स हम स्टोर करवाना चाहते हैं, इंट एक्स वाई इज इक्वल टू ए इंटू बी, तो इस केस में क्या होगा, a इंटू बी की वैल्यू y को असाइन हो जाएगी लेकिन x को नहीं होगी, क्योंकि x यहाँ पर हमने सिर्फ एक न्यू वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया है और उसको कोई वैल्यू नहीं दी। y यहाँ पे एक नया वेरिएबल डिक्लेयर किया है जिसको हमने a इंटू बी की वैल्यू स्टोर करवा दी। तो लेफ़्ट में हमारे पास सिर्फ एक सिंगल वेरिएबल होना चाहिए जब भी हम कोई अर्थमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करवा रहे हो। अब हम समझते हैं कि अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शंस में हमारे कौन कौन से एक्सप्रेशंस वैलिड होते हैं और कौन कौन से नहीं होते। कुछ बेसिक ऑपरेशंस हम समझते हैं। तो अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शंस में हमारे पास कौन कौन से ऑपरेटर्स आ जाते हैं, प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवीजन एंड उसके अलावा एक और होता है मॉड्यूलो। इसके बारे में भी हम अभी इसी चैप्टर में कंप्लीट करेंगे, पढ़ेंगे। तो ये सारे हमारे मेन ऑपरेटर्स होते हैं। अब इनमें वैलिड स्टेटमेंट्स क्या क्या होंगी, जैसे हमने यहाँ पे a इज इक्वल टू बी प्लस सी लिखा है, तो ये हमारी एक वैलिड स्टेटमेंट है। मतलब यहाँ पर b एंड c ये हमारे ऑपरेंड्स हैं, ये हमारा एक ऑपरेटर है और लेफ्ट हैंड साइड पे हमने एक सिंगल वेरिएबल बना दिया जिसमें जाके उसकी वैल्यू स्टोर हो जाएगी। अब नेक्स्ट अगर हम देखें a इज इक्वल टू बी इंटू सी, तो ये भी हमारी एक वैलिड स्टेटमेंट है। अब इसकी हमने मल्टीप्लिकेशन करवाई b एंड c की और उसकी वैल्यू स्टोर करवा दी हमने a में। इसी तरह ये थर्ड वाली भी हमारी वैलिड है जिसमें हम b डिवाइड बाय c करवा रहे हैं और उसकी वैल्यू स्टोर हो जाएगी a में। अब अगर हम बात करें इनवैलिड स्टेटमेंट्स की, तो यहाँ फर्स्ट वाली क्या है हमारे पास, राइट हैंड साइड पे हमारे पास है a और यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे b प्लस c। अब अगर हम इसको मैथ्स में पढ़ रहे होते तो ये स्टेटमेंट वैलिड होती, हम पढ़ सकते थे, लेकिन यहाँ पे हमारे पास ये इनवैलिड स्टेटमेंट है। इसमें कंपाइलर को क्या समझ में आ रहा है कि a की जो वैल्यू है वो स्टोर करवा दो जाके b प्लस सी में, और b प्लस सी एक सिंगल वेरिएबल नहीं है और लेफ्ट हैंड साइड पे सिंगल वेरिएबल ही लिखना चाहिए हमें, तो ये स्टेटमेंट हमारी गलत हो जाती है। इसको एक बार कोड में लिख के देखते हैं, इंट b प्लस सी इज इक्वल टू a। अब यहाँ पे एक रेड लाइन आ गई क्योंकि ये एक स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि लेफ्ट साइड पे हमारे पास a की वेरिएबल होना चाहिए जिसमें वैल्यू स्टोर हो। अब यहाँ पे अगर हम इसको रिवर्स कर देंगे, मतलब यहाँ लिख देंगे a और यहाँ इस साइड पे b प्लस सी, तो ये सही हो जाएगी। लेकिन अब हमें यहाँ पे ऊपर b और c को डिफाइन करना पड़ेगा, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं b इज इक्वल टू सी इज इक्वल टू 2। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल वैलिड हो जाएगी क्योंकि सारे वेरिएबल्स हमारे डिफाइंड हैं और लेफ्ट साइड पे हमने लिखा है a को। अब उसके अलावा नेक्स्ट हमारे पास इनवैलिड किस तरह की है, जैसे अगर हम मैथ्स में हम इस तरह लिखते हैं, किसी हमने 2 ऑपरेंड्स को मल्टीप्लिकेशन करवानी हो तो उसमें हम इस तरह भी लिख सकते हैं, जैसे 3.2, या फिर हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि x इज इक्वल टू 2 ब्रैकेट्स में हमने लिख दिया 3। लेकिन इसी तरह अगर आप c में लिख देंगे a इज इक्वल टू बी सी, तो इसको b मल्टीप्लाई बाय c की तरह नहीं देखा जाएगा, इसकी वजह से एक एरर जनरेट हो जाएगा। तो इसको कोड में लिख के देखते हैं, एक एग्जाम्पल लिख लेते हैं, इंट d इज इक्वल टू बी सी, तो हमारे पास एक एरर आ जाएगा क्योंकि ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगी। अब यहाँ पे थर्ड वाली हमारे पास क्या है, जैसे हमने वैलिड स्टेटमेंट में देखी थी a इज इक्वल टू बी डिवाइड बाई सी, तो उसकी डिवाइड होके वैल्यू चली जाएगी a में, b और c डिवाइड होके और a में। अब उसके अलावा हमारे पास इनवैलिड में क्या है, इस तरह अगर हमने b की पावर हमने c देनी हो तो हम इस तरह भी लिखते हैं कहीं कहीं पे b कैप c, लेकिन c के अंदर ये बिल्कुल गलत फंक्शन होता है, इसमें एरर आ जाता है क्योंकि c के अंदर पावर जो होता है वो हमारे पास एक सिंगल ऑपरेटर नहीं होता। c के अंदर हमें पावर यूज़ करने के लिए एक फंक्शन यूज़ करना पड़ता है POV, जिसके अंदर हम पहले लिखेंगे b और फिर लिखेंगे c, तो इससे हमारी वैल्यू जनरेट होगी b टू द पावर c। तो अगर हमने a के अंदर स्टोर करवाना है b टू द पावर c, तो हम कुछ इस तरीके का लिखेंगे। अगर हमने इस तरह लिखा तो ये वैल्यू हमारी गलत हो जाएगी और ये वाली वैल्यू सही हो जाएगी। इसका एग्जाम्पल देखते हैं अपने कोड के अंदर, इंट पावर इज इक्वल टू बी की पावर c, और यहाँ पे हमने एक और हेडर फाइल इंक्लूड करनी पड़ेगी, इंक्लूड math.h। ये math.h एक हेडर फाइल है, इसके अंदर ऑलरेडी कुछ चीज़ें हैं जो हम यूज़ कर सकते हैं। तो पावर फंक्शन जो हम यूज़ कर रहे हैं वो math.h से हमारे पास आया है, अगर हम ये नहीं लिखेंगे तो ये हमारे रन नहीं होगी। तो इसको अब प्रिंट करवा लेते हैं, इसको करते हैं सेव और यहाँ से रन करते हैं।
तो हमारे पास 4 प्रिंट होकर आया है, क्योंकि 2 की पावर 2 अगर ली जाए तो हमारे पास वैल्यू 4 आएगी। इसी तरह अगर हम इस तरह लिख के B कैप C इसको रन करवाएं तो हमारे पास आउटपुट आएगा 0। अब ये 0 क्यों आया है? हमारे पास तो एरर आना चाहिए था, क्योंकि पावर तो एग्जिस्ट ही नहीं करता। अब इसमें क्या हो रहा है, ये वाला जो ऑपरेटर होता है ना सी के अंदर, इसको जोर ऑपरेटर कहते हैं। जोर के बारे में हम बाद में सीखने वाले हैं। ये एक्चुअली बिटवाइज ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए यूज़ होता है। जैसे हमें पता है कि सी के अंदर जो नंबर्स होते हैं वो मशीन को तो समझ में आते नहीं है, मशीन को तो सिर्फ ज़ीरोज़ एंड वंस समझ में आते हैं। तो जब भी हम ज़ीरोज़ और वंस के बीच में ऑपरेशन परफॉर्म करवाते हैं तो वो हमारे बिटवाइज ऑपरेशंस होते हैं। तो ये हमारा एक जोर ऑपरेटर है जो बिट्स के बीच में परफॉर्म होता है। मतलब सेम बिट्स के बीच में अगर आप जोर परफॉर्म करवाते हैं तो उसका आउटपुट हमारे पास यहाँ पे 0 आता है। इसको अभी आपको डिटेल में समझने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बिटवाइज ऑपरेशंस हम ये बाद में पढ़ रहे होंगे। बस अभी के लिए आपको ये समझना है कि B⁻C अगर आपने वो लिखना है तो आप इस तरीके से नहीं लिख सकते। वो वाला ऑपरेशन आपको परफॉर्म करवाने के लिए आपको पावर फंक्शन यूज़ करना पड़ेगा। ये वाला जो है ये वैलिड तो है, मतलब ये आपका कोड रन तो होगा, लेकिन ये आपका अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शंस में उसमें नहीं आएगा, क्योंकि ये एक बिटवाइज ऑपरेशन है। जो आउटपुट आप चाह रहे होंगे आपके पास वो नहीं आएगा। अब नेक्स्ट जिसकी हम बात करेंगे वो है हमारा मॉड्यूलर ऑपरेटर। अब इसमें परसेंटेज का जो हमारा साइन होता है कीबोर्ड में वो होता है हमारा मॉड्यूलर ऑपरेटर। इसको हम मॉड्यूलो भी बोल सकते हैं या मॉड्यूलर भी बोल सकते हैं। बहुत से लोग इसको मॉड्यूलो ऑपरेटर भी बोलते हैं। तो ये ऑपरेटर क्या करता है, जैसे हमने लिखा है A मॉड्यूलो B, तो ये हमें रिटर्न कर देगा रिमाइंडर ऑफ A डिवाइडेड बाय B। जैसे इसके अगर कुछ एग्जांपल्स देखें, 4 मॉड्यूलो 2 हमें रिटर्न करेगा 0 और 5 मॉड्यूलो 3 हमें रिटर्न करेगा 2, क्योंकि अगर 4 को 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास रिमाइंडर आएगा 0, और अगर इसी तरह 5 को 3 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर हमारे पास आएगा 2 और कोशेंट आएगा 1। अगर हम 5 डिवाइडेड बाय 3 करते तो कोशेंट हमारे पास आता 1 और हमारे पास रिमाइंडर आता 2, तो वो हमने लिख दिया यहाँ मॉड्यूलो में। इसी तरीके से 12 मॉड्यूलो 10 करेंगे तो रिमाइंडर हमारे पास 2 आएगा, और 20 मॉड्यूलो 10 करेंगे तो रिमाइंडर हमारे पास आएगा 0। तो इसी तरीके से जब भी रिमाइंडर फाइंड आउट करना होता है तो हम यूज़ करते हैं अपने मॉड्यूलो ऑपरेटर का। इसका एग्जांपल लिख के देखते हैं कोड में। अगर हमें प्रिंट करवाना हो एक इंटीजर वैल्यू जिसमें हम करवाना चाहते हैं 16 मॉड्यूलो 10, तो हमें ऑलरेडी पता है कि हमारे पास आंसर क्या आएगा 6। इसको प्रिंट करवाएं तो आंसर में क्या आया हमारे पास 6, क्योंकि 16 को जब 10 से डिवाइड करेंगे तो 6 हमारे पास रिमाइंडर में बचेगा। अब ये मॉड्यूलो ऑपरेटर जो है वो हमारे पास फ्लोट वैल्यूज़ पे काम नहीं करता। जैसे अगर हम यहाँ पे लिखें 1.6 डिवाइड बाय 1.0, इसको अगर हम सेव करके रन करें तो रन नहीं करेगा, क्योंकि हमारे पास ये इनवैलिड ऑपरेंड्स हैं। फर्स्ट ऑपरेंड है हमारे पास 1.6 एंड सेकंड इज 1.0। मॉड्यूलो ऑपरेटर जो है वो सिर्फ इंटीजर वैल्यूज़ पे काम करता है। जब भी इंटीजर को इंटीजर से डिवाइड करना है तो हमारे पास इंटीजर रिमाइंडर वो रिटर्न करता है। अब इंटीजर में भी 2 केसेस होते हैं, या तो हमारा न्यूमरेटर है वो पॉजिटिव हो सकता है या फिर हमारा न्यूमरेटर नेगेटिव हो सकता है। जब भी हमारा न्यूमरेटर पॉजिटिव होता है तो जो रिमाइंडर हमारे पास आता है वो हमारे पास पॉजिटिव ही आता है। जब हमारा न्यूमरेटर नेगेटिव होता है तो हमारा रिमाइंडर भी जो आता है वो नेगेटिव आता है। इसका एग्जाम्पल करके देखते हैं। यहाँ पे अगर हम लिखें -8 मॉड्यूलो 3, तो इसको अगर हम सेव करके रन करें तो हमारे पास आंसर में आया -2, क्योंकि 8 को जब हम 3 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर में हमारे पास आएगा 2, लेकिन अगर हमने यहीं पे -8 को डिवाइड करा तो हमारे पास रिमाइंडर में क्या आएगा -2। क्योंकि हमारा न्यूमरेटर नेगेटिव है तो हमारे पास आंसर में भी आया है नेगेटिव। अब अगर इसी को हम +8 बना दें और इसको रन करके देखें तो अब आउटपुट में आया हमारे पास +2। तो इसी तरीके से जब भी हमें नेगेटिव में रिमाइंडर चाहिए तो उसके हम नेगेटिव न्यूमरेटर रखेंगे, और अगर पॉजिटिव में चाहिए तो न्यूमरेटर को हम पॉजिटिव रखेंगे। नेक्स्ट टॉपिक जिसकी हम बात करेंगे अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शंस में वो है हमारी टाइप कन्वर्जन। अब इसमें क्या होता है, जैसे हमारे पास डिफरेंट ऑपरेंड्स हैं, अगर उनकी सेम डेटा टाइप है तो आउटपुट भी सेम टाइप का आएगा, लेकिन अगर उनके डेटा टाइप अलग अलग हैं तो आउटपुट भी अलग डेटा टाइप का आएगा। जैसे जब भी हम इंट का कोई ऑपरेशन परफॉर्म करवाते हैं इंट के साथ ही, तो आउटपुट में भी हमारा इंट ही वैल्यू आएगी, और जब भी हम फ्लोट का ऑपरेशन करवाते हैं फ्लोट के साथ तो आउटपुट में भी हमारी एक फ्लोट वैल्यू ही जनरेट होगी। लेकिन अगर इंट का ऑपरेशन हुआ फ्लोट के साथ तो आउटपुट में हमारी फ्लोट वैल्यू आएगी। जैसे हमने अपने डेटा टाइप्स की टेबल में देखा था कि इंट हमारी लेता है 2 बाइट्स की स्पेस और फ्लोट हमारी लेता है 4 बाइट्स की। तो फ्लोट का जो कंटेनर है, यानी इस डेटा टाइप का जो कंटेनर है वो ज़्यादा है, वो बड़ा है एज़ कम्पेयर टू इंट।
तो सी कंपाइलर यहाँ करता है वो थोड़ा सा लॉजिक लगाता है कि अगर इंट वैल्यू जो है वो तो छोटी है लेकिन फ्लोट की वैल्यू तो बड़ी है, तो इनके बीच में जो ऑपरेशन हुआ, मान लीजिए प्लस हुआ या मल्टीप्लाई हुआ या माइनस हुआ या डिवीजन, उसमें एक बड़ा नंबर आउटपुट में आएगा। अब उस बड़े नंबर को स्टोर करवाने के लिए बड़ा कंटेनर चाहिए, मतलब फ्लोट जैसा कंटेनर चाहिए। तो इसीलिए आउटपुट इंट को नहीं रखते, फ्लोट को रखते हैं। तो जब भी इंट का ऑपरेशन परफॉर्म होगा फ्लोट के साथ तो हमारे पास आउटपुट में आएगी फ्लोट वैल्यू। इसकी एग्जाम्पल क्या हो सकती है, जैसे इंट के साथ हम मल्टीप्लाई करें 2 तो आंसर में आएगा 4, लेकिन यहाँ पर 2.0 को मल्टीप्लाई करें अगर 2 के साथ तो आउटपुट हमारे पास आएगा 4.0, और अगर यहाँ पे 2.0 को मल्टीप्लाई करें 2.0 से तो यहाँ हमारे पास आंसर आएगा 4.0। इसको अपने कोड में लिख के देखते हैं। तो सबसे पहले हम printf करवाएंगे 2 × 2, इसको सेव करके रन करते हैं तो आउटपुट में आया हमारा 4। लेकिन अगर 2.0 को हम मल्टीप्लाई करवाएं इंटीजर वैल्यू यानी कि 2 के साथ तो यहाँ पे हमारे पास एक एरर आ गया। तो ये एरर क्यों आया, क्योंकि आउटपुट जो है वो एक फ्लोट वैल्यू होना चाहिए था, लेकिन हमने क्या बोला हुआ है, हमने बोला हुआ है कि ये आउटपुट इंटीजर वैल्यू है। तो इसको हमें चेंज करना पड़ेगा f, इसको सेव करके दोबारा रन करते हैं। अब हमारे पास आउटपुट आया 4.0000000। ये ज़ीरोज़ भी अब फ्लोट के बाय डिफ़ॉल्ट फॉर्मेट की वजह से आते हैं। इसके बाद अगर ये 2.0 × 2.0 होता तो इसको अगर हम रन करें तो तब भी हमारे पास सेम आउटपुट आएगा विच इज़ अ फ्लोट वैल्यू। अब इस ऑपरेशन की जगह अगर हम डिवाइड को यूज़ करें, अगर मान लीजिए हम 4 को डिवाइड करें 2.0 से, तो इस केस में भी फ्लोट आउटपुट हमारे पास आना चाहिए क्योंकि हमारे पास एक ऑपरेंड फ्लोट का है। तो रिज़ल्ट में आया हमारे पास एक फ्लोट वैल्यू। तो इस तरह से हमारे पास ये टाइप कन्वर्जन हो जाता है। टाइप कन्वर्जन कैसे हुआ, अगर कंपाइलर देखता है कि आउटपुट जो है वो बड़े कंटेनर में स्टोर होना चाहिए क्योंकि बड़ा आउटपुट है, तो वो ज़बरदस्ती उसको छोटे कंटेनर में स्टोर नहीं करवाता खुद से, मतलब इंट में स्टोर नहीं करवाता खुद से। वो कोशिश करेगा कि इस पूरे के पूरे आउटपुट को स्टोर कर लिया जाए, तो वो फ्लोट में उसकी वैल्यू को स्टोर करवाता है। अब हम इसके कुछ और स्पेशल केसेस देखते हैं। जैसे अगर हमने 2 को डिवाइड किया 3 के साथ, अब क्योंकि ये दोनों के दोनों हमारे इंटीजर वैल्यू हैं तो आउटपुट हमारे पास इंटीजर ही आना चाहिए। आउटपुट अगर हम इसको रन करें, यहाँ पे हम इसको %d कर देते हैं। अब आउटपुट हमारे पास आया है 0। अब 2 को अगर हम 3 से डिवाइड करेंगे तो हमेशा 0.something आता है, और अब क्योंकि यहाँ पे एक इंटीजर वैल्यू है, हमने %d दिया हुआ है, तो फिर ये एक इंटीजर वैल्यू ही हमें रिटर्न करेगा, यानी कि सारे 0.00 को वो एक 0 बना देगा। इसी तरह अगर यहाँ पे हम f लिख लें, %f लिख लें, और इसको अगर हम रन करें तो फ्लोट वैल्यू में हमारे पास क्या आउटपुट आएगा, 0.666667। तो अगर हमें एग्जैक्ट आउटपुट चाहिए तो हम उसके लिए फ्लोट बना देंगे, लेकिन अगर हम चाहते हैं कि डेसिमल का जितना भी पार्ट है वो हट जाए तो उसको हम एक इंटीजर वैल्यू बना देंगे। तो 3 को अगर हम डिवाइड करें 2 के साथ तो यहाँ पे आना चाहिए हमारे पास एक इंटीजर वैल्यू, आउटपुट हमारे पास आएगा इसको %d करके 1। लेकिन अगर 3.0 को डिवाइड करवाएं 2 के साथ तो आउटपुट में हमारे पास 1 नहीं आएगा। इसको हम कर देते हैं f, आउटपुट में अब हमारे पास आएगा 1.5। अगर आपको बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर चाहिए डेसिमल्स के साथ तो उसको हम फ्लोट बना देंगे, लेकिन अगर हम डेसिमल्स को हटा देना चाहते हैं कम्प्लीटली तौर पर तो हम उसको इंटीजर बना देंगे। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज़ ऑपरेटर प्रेसिडेंस। अब जैसे आपको याद होगा हमने पढ़ा था बॉडमास रूल मैथ्स के अंदर, तो उसमें क्या होता था, हमारे सबसे पहले ब्रैकेट ओपन, देन डिवीजन, देन मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड देन सब्सट्रैक्शन। तो इससे क्या होता था, अगर मैथ में हमारे पास बहुत सारे ऑपरेशंस कोई दिए हुए हैं तो उसमें कौन सा ऑपरेशन पहले करना है, कौन सा वाला बाद में करना है, तो उसके लिए हमारे पास ये एक प्रॉपर सीक्वेंस किस तरह करना है ये हमारे पास बॉडमास रूल गिवन था। वैसे ही सी के अंदर कौन सा ऑपरेशन पहले होगा, कौन सा वाला बाद में होगा, ये हमारे पास सी के कंपाइलर के अंदर पहले से ही डिफाइंड है। अब इसमें प्रायोरिटी ऑर्डर को हम प्रेसिडेंस कह देते हैं, मतलब प्रायोरिटी में जो ऊपर आएगा उसकी प्रेसिडेंस हाई है और प्रायोरिटी में जो नीचे आएगा वो उसकी प्रेसिडेंस लो है। तो सबसे पहले प्रायोरिटी में आते हैं हमारे पास मल्टीप्लाई, डिवाइड एंड मॉड्यूलो। इन तीनों ऑपरेटर्स की प्रायोरिटी सबसे ऊपर होती है। उसके बाद प्रायोरिटी में आते हैं प्लस माइनस, देन हमारे पास लास्ट में इक्वल टू को सी के अंदर हम असाइनमेंट ऑपरेटर भी कहते हैं, मतलब किसी चीज़ को असाइन करना यानी किसी चीज़ को उसको दे देना। जैसे अगर a + b = c हमने लिखा है तो इसमें हमारे पास a + b की वैल्यू c में असाइन कर दी हमने। तो अब इसकी एक एग्जांपल देखते हैं।
जैसे यहाँ पे हमारे पास लिखा हुआ है x इज इक्वल टू 4 + 9 × 10। तो इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे? सबसे पहले प्रीसीडेंस देख लेंगे हम इसकी कि 4 + 9 पहले करना है या 9 × 10। तो जैसे हमने यहाँ पे देखा कि मल्टीप्लिकेशन की प्रीसीडेंस हाई है, तो हम किसको करेंगे? 9 × 10 को पहले करेंगे। तो 9 × 10 करके हमारे पास 90 आ गया। इसमें अब हम 4 को ऐड करेंगे। तो 4 को ऐड करने के बाद हमारे पास 94 जो आंसर आएगा वो x के अंदर जाके स्टोर हो जाएगा। और अगर हम गलत तरीके से करते तो हम क्या करते, पहले 4 को 9 में ऐड कर देते, फिर उसका जो आउटपुट आता उसको हम 10 से मल्टीप्लाई कर देते, फिर वो जाके x में स्टोर हो जाता, तो वो गलत हो जाता। अब इसको हम बोर्ड में करके देख लेते हैं। तो यहाँ इंट a के अंदर हम स्टोर करेंगे 4 + 9 × 10। इसको अगर हम रन करें तो आउटपुट में हमारे पास आया है 94। अब उसके अलावा अगर हमारे पास सेम प्रीसीडेंस वाले ऑपरेटर्स एक ही क्वेश्चन में आ गए, जैसे ये हमारे पास इक्वेशन लिखी हुई है x इज इक्वल टू 4 × 3 डिवाइड बाई 6 × 2। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई की भी सेम प्रीसीडेंस है और डिवाइड की भी सेम है। तो अब पहले कौन सा सॉल्व होगा? तो इसके लिए हमारे पास एसोसिएटिविटी रूल आता है। एसोसिएटिविटी हम तब यूज़ करते हैं जब हमारे पास ऑपरेटर्स आते हैं सेम प्रीसीडेंस के। जैसे हम अपने एग्जाम्पल की बात करें तो एसोसिएटिविटी रूल कहता है लेफ़्ट से राइट करो, मतलब लेफ़्ट से लेकर राइट तक ऑपरेशंस बारी बारी परफॉर्म करते जाएं अगर सेम प्रीसीडेंस के ऑपरेटर्स हैं। जैसे यहाँ पे मल्टीप्लाई, डिवाइड एंड मल्टीप्लाई ये तीनों सेम प्रीसीडेंस के हैं, तो हम क्या कर लेंगे, लेफ़्ट से अपने ऑपरेशन स्टार्ट कर देंगे। तो सबसे पहले कैलकुलेट हो जाएगा 4 × 3। 4 × 3 हमारा हो जाएगा 12। फिर कैलकुलेट होगा 12 डिवाइड बाई 6, तो ये हो जाएगा 2। फिर उसके बाद होगा 2 × 2, तो ये हो जाएगा 4। तो सबसे पहले हमने 4 को 3 से मल्टीप्लाई किया, फिर इसके आउटपुट को हमने 6 के साथ डिवाइड किया, फिर इस पूरे के आउटपुट को हमने 2 के साथ डिवाइड किया, मल्टीप्लाई करा। तो इस तरह से लेफ़्ट से लेकर राइट तक हम चलेंगे। अब इसको अगर ब्रैकेट में हम लिखें तो इस तरह हम लिख सकते हैं 4 × 3 और इसको ब्रैकेट में और इसको डिवाइड करके 6 से इसकी होल ब्रैकेट × 2 और हमारी फाइनल वैल्यू x में असाइन कर दो। तो इसी का अगर हम कोड लिख लें 4 × 3 डिवाइड बाय 6 × 2, इसको सेव करके रन करते हैं। तो इस वैल्यू के लिए जो हमारे पास आउटपुट आएगा वो है 4, क्योंकि यहाँ पे एसोसिएटिविटी रूल लगा है, लेफ़्ट से राइट तक हमारी एक एक करके कैलकुलेशंस होती जाएंगी। अब हमने काफ़ी सारी चीज़ें पढ़ ली हैं अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शंस में, अब इसके कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस कर लेते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 5 × 2 - 2 × 3। यहाँ पे इस मल्टीप्लाई और इस मल्टीप्लाई दोनों की प्रीसीडेंस हाई है और माइनस जो है उसकी प्रीसीडेंस लो है, तो इसको हम बाद में करेंगे। तो सबसे पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों को। 5 × 2 हमारा 10 हो जाएगा, बीच में है माइनस, फिर 2 × 3 सॉल्व होना चाहिए, तो 2 × 3 को अगर हम सॉल्व करके लिख दें 6, तो इन दोनों का आउटपुट हमारे पास माइनस करने के बाद आएगा 4। तो सबसे पहले हमारा ये सॉल्व हुआ क्योंकि ये हायर प्रीसीडेंस में और लेफ्ट में भी आ रहा है। फिर उसके बाद हमारा ये वाला सॉल्व होगा क्योंकि ये भी हायर प्रीसीडेंस है और लेफ्ट में इसके बाद ये वाला आया। फिर उसके बाद हमारे लास्ट में माइनस सॉल्व होगा क्योंकि इसकी लोअर प्रेसिडेंस है एज़ कम्पेयर टू मल्टीप्लाई। तो अब इसी को कोड में लिख लेते हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे 5 × 2 - 3 × 2 और यहाँ एंड में लगा देंगे अपना सेमीकोलन यानी स्टेटमेंट टर्मिनेटर। इसको सेमीकोलन को हम स्टेटमेंट टर्मिनेटर भी कहते हैं कि हमारी ये पूरी जो स्टेटमेंट है ये कंप्लीट हो गई है, फर्स्ट लाइन कंप्लीट हो गई, इसको टर्मिनेट करके रन कर दें। तो हर स्टेटमेंट के एंड में हमें ये सेमीकोलन लगाना ज़रूरी होता है। तो अब इसको अगर रन करें तो आउटपुट हमारे पास आया 4। नाउ सेकंड प्रॉब्लम हमारे पास है 5 × 2 डिवाइड बाय 2 × 3। तो यहाँ पे हमारे पास 3 ऑपरेटर्स हैं और तीनों की प्रीसीडेंस हाई है, तो यहाँ पे हम लगाएंगे एसोसिएटिविटी रूल। तो एसोसिएटिविटी रूल में क्या था, लेफ़्ट से राइट हमने कैलकुलेट कर लेना है। तो सबसे पहले 5 × 2 हम कैलकुलेट करेंगे, 10 आ जाएगा। फिर 10 डिवाइड बाई 2 करेंगे तो वो हमारे पास आ जाएगा 5। फिर 5 × 3 हम कर लेंगे तो ये आउटपुट आ जाएगा ओवरऑल हमारा 15। इसको हम वेरीफाई कर लेते हैं कोड में। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं, इसको हम कर देते हैं 2 × 3 और यहाँ पे हम कर देते हैं डिवाइड। अब अगर इसको रन करें तो हमारा आंसर आ गया 15। अब थर्ड वाली जो हमारी प्रॉब्लम है इसमें क्या है, 5 × 2 डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 3। तो इसको हम किस तरह से सॉल्व करेंगे, इसमें हम सबसे पहले सॉल्व करेंगे ब्रैकेट के अंदर जो भी होगा।
तो अगर हमारे पास ब्रैकेट्स आ जाएँ तो ब्रैकेट के अंदर जो भी होगा सबसे पहले हम उसको सॉल्व करते हैं, उसके बाद हम बाहर का सॉल्व करते हैं। तो ब्रैकेट को सॉल्व करने के बाद सबसे पहले हो जाएगा 5 मल्टीप्लाइड बाय 1 मल्टीप्लाइड बाय 3। उसके बाद क्या करेंगे, अब हमारे पास दो ऑपरेटर्स हैं, मल्टीप्लाई और मल्टीप्लाई। अब ये दोनों की प्रेसिडेंस सेम है तो हम यहाँ पे एसोसिएटिविटी रूल लगा देंगे। तो हमारे पास ये हो जाएगा 5 × 3, तो आउटपुट क्या होगा 15। तो अब यहाँ पे हम चेंजिंग्स कर लेते हैं अपने कोड में। यहाँ पे ब्रैकेट अगर हम लगा दें, अब सेव करके रन करें तो आउटपुट में क्या आएगा 15। अब लास्ट वाला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, 5 + 2 डिवाइड बाय 2 × 3। अब यहाँ पे हमारे पास तीन ऑपरेटर्स हैं, फर्स्ट है एडिशन का, देन डिवीजन और फिर मल्टीप्लिकेशन का। अब प्रेसिडेंस हमारे पास किसकी हाई है, डिवाइड और मल्टीप्लाई की, दोनों की सेम प्रेसिडेंस है। तो यहाँ पे हम लगा देंगे लेफ़्ट एसोसिएटिविटी। तो ये एडिशन तो है, ये तो एंड में होगा, लेकिन यहाँ से ये जो दो ऑपरेटर्स जिनकी प्रेसिडेंस हाई है, यहाँ पे हम लेफ़्ट टू राइट रूल लगा देंगे अपना। तो सबसे पहले ये इस ऑपरेशन को हम किस तरह लिखेंगे, 5 + 2 डिवाइड बाय 2 × 3। अब ये क्या हो जाएगा, 5 + 2 डिवाइड बाय 2 1 हो जाएगा, देन × 3। अब ब्रैकेट को हम ओपन करेंगे, 5 + 3 = 2, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 8। अब इसको अगर हम कोड में लिखें, 5 + 2 डिवाइड बाय 2 × 3, अब आउटपुट में हमारे पास क्या आएगा 8। तो इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं वो आपकी प्लेसमेंट के टाइम पे एमसीक्यूज़ में भी पूछे जा सकते हैं, या फिर आपके स्कूल या कॉलेजेस वगैरह के टेस्ट के अंदर भी पूछ ले जा सकते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस। अब स्टार्ट में हमने पढ़ा था कि इंस्ट्रक्शंस 3 टाइप की होती हैं। एक तो टाइप डिक्लेरेशन, जिसमें हमने सीखा था कि वेरिएबल को पहले डिक्लेयर करना है और फिर यूज़ करना है। सेकंड हमने पढ़ी अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शंस, जिसमें हमने मॉड्यूलो नया सीखा और प्रेसिडेंस सीखी। अब हम पढ़ने वाले हैं कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस। तो कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस वो इंस्ट्रक्शंस होती हैं जो डिटरमिन करती है फ्लो ऑफ प्रोग्राम को। तो अभी तक हमने क्या सीखा था कि सीक्वेंस में प्रोग्राम चल रहा था, जो पहली स्टेटमेंट है वो पहले एग्जीक्यूट होती है, जैसे ये वाली स्टेटमेंट पहले एग्जीक्यूट होगी, फिर ये वाली होगी और फिर ये वाली होगी। लेकिन कुछ ऐसी स्टेटमेंट्स होती हैं सी में, कोड में, जो फ्लो चेंज कर सकती हैं। जैसे हो सकता है हमारी नीचे वाली स्टेटमेंट पहले एग्जीक्यूट हो और ऊपर वाली बाद में हो। ये जो स्टेटमेंट्स होती हैं ना, जो फ्लो को ऑल्टर करने की, चेंज करने की पावर रखती हैं, उनको हम कहते हैं कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस, जो कंट्रोल कर सकती हैं फ्लो ऑफ इंस्ट्रक्शंस इन अ प्रोग्राम। अब ये 4 टाइप्स की होती हैं। सबसे पहले हमारे पास सीक्वेंस कंट्रोल। सीक्वेंस कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस वो होती हैं जो सीक्वेंस वाइज चलती रहती हैं, यानी एक के बाद एक के बाद एक हमारा जो फ्लो है वो सीक्वेंस कंट्रोल है। जैसे अभी तक हम सीखते आए हैं कि ये सारी हमारी सीक्वेंस कोड इंस्ट्रक्शंस है। सेकेंड टाइप ऑफ कंट्रोल इंस्ट्रक्शन हमारे पास होती है डिसीजन कंट्रोल इंस्ट्रक्शन। इसमें क्या होता है, इसमें हम पढ़ेंगे इफ़ एल्स के बारे में। ये 3 वो इंस्ट्रक्शंस हैं जिनके बारे में हम आने वाले चैप्टर्स में पढ़ रहे होंगे और सीख रहे होंगे, क्योंकि ये बहुत डिटेल में इनको हम डिस्कवर करेंगे और ये सारी की सारी मिलाकर हमारी सी प्रोग्राम की बेसिक्स को फॉर्म करती हैं। तो डिसीजन कंट्रोल में हम आगे इफ़ एल्स का टॉपिक पढ़ेंगे। लूप कंट्रोल के अंदर हम जो डिफरेंट लूप्स होते हैं सी के अंदर, जैसे फॉर लूप है, वाइल है, डू वाइल है, ये सब हम लूप कंट्रोल में पढ़ेंगे। इसमें क्या होता है, जैसे हमने कोई सेम काम को, हमने सेम लाइन ऑफ कोड को बार बार रिपीट करना है, तो उसमें हम लूप लगा देते हैं। उसके अलावा हमारे पास डिसीजन कंट्रोल होता है। इसमें क्या होता है, अगर हमने कोई डिसीजन लेना होता है, जैसे अगर आज बारिश हो रही है तो हमने अम्ब्रेला लेकर जानी है या नहीं लेकर जानी है। इसी तरह के कुछ डिसीजन कंट्रोल हम प्रोग्राम्स बनाते हैं इस डिसीजन कंट्रोल वाले में। उसके बाद हमारे पास आता है केस कंट्रोल। इसके अंदर हम कुछ केसेस के हिसाब से अलग अलग इंस्ट्रक्शंस करते हैं। जैसे अगर मंडे टू फ्राइडे है तो काम पे जाना है, और संडे आ गया तो अब इस दिन काम पे नहीं जाना, इस दिन रेस्ट करना है। तो इस पूरे फ्लो को हमें कोड में कैसे दिखा सकते हैं, वेरिएबल्स और केसेस की हेल्प से, कि कौन से दिन हमने काम पे जाना है, कौन से दिन नहीं जाना। तो उन स्टेटमेंट्स का जब भी हम इंस्ट्रक्शन पूरा वो लिख रहे होते हैं, कोड लिख रहे होते हैं, उसको हम कर देते हैं केस कंट्रोल में। इन तीनों के बारे में हम आने वाले चैप्टर्स में पढ़ेंगे। अभी हम पढ़ेंगे सीक्वेंस कंट्रोल हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक जिसकी हम बात करेंगे वो है हमारे ऑपरेटर्स। अब इसमें हमारे पास कुछ डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स डिफाइंड है, जिसमें सबसे पहले हमारे पास अरिथमेटिक ऑपरेटर्स है, जिसके बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं और सारे ऑपरेटर्स डिस्कवर कर चुके हैं। इसमें हमारे पास आते हैं प्लस, माइनस, डिवाइड, मल्टीप्लाई और मॉड्यूलो। अब नेक्स्ट हमारे पास है रिलेशनल ऑपरेटर्स,
जो दो ऑपरेंड्स के बीच का रिलेशन बताते हैं। हमारे पास लॉजिकल ऑपरेटर्स होते हैं जो दोनों के बीच में लॉजिकल चीज़ बताते हैं। फिर उसके बाद बिटवाइज ऑपरेटर्स होते हैं जिसके बारे में हमने बात भी करी थी कि मशीन लैंग्वेज के अंदर, मशीन कोड के अंदर सब कुछ ज़ीरोज़ और वंस के फॉर्म में होता है और उन ज़ीरोज़ और वंस के बीच में अगर हम ऑपरेशन परफॉर्म करवाएं उसको हम बिटवाइज ऑपरेशन कहते हैं। उसके बाद है हमारे असाइनमेंट ऑपरेटर्स जो असाइन करने का काम करते हैं। देन हमारे पास है टर्नरी ऑपरेटर्स। ये लास्ट वाले जो होते हैं ये हमारे पास होते हैं कंडीशनल ऑपरेटर्स। मतलब अगर कोई कंडीशन के हिसाब से हमें कोई चीज़ करनी है या हमें नहीं करनी, वो हम टर्नरी ऑपरेटर की हेल्प से भी लिख सकते हैं। उसको इफ एल्स की हेल्प से भी लिखा जा सकता है या फिर टर्नरी ऑपरेटर्स की हेल्प से भी लिखा जा सकता है। अब इन तीनों में से जो मोस्ट यूज्ड और जो बेसिक सबसे ज़्यादा ऑपरेटर्स हैं वो हैं रिलेशनल, लॉजिकल और असाइनमेंट्स आफ्टर अर्थमेटिक। तो अभी इस चैप्टर में अभी हम ये वाले कंप्लीट कर लेते हैं और आने वाले चैप्टर्स में हम बिटवाइज को भी डिस्कवर करेंगे और टर्नरी ऑपरेटर्स हम इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर में जब हम कंडीशंस पढ़ेंगे तब हम इसको एक्सप्लोर करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं अपने रिलेशनल ऑपरेटर्स की। अब ये हमारे दो ऑपरेंड्स के बीच का रिलेशन बताते हैं। अब मैथ के अंदर हम जब भी लिखते हैं ना a इक्वल्स टू बी, तो इसमें हम चेक कर रहे होते हैं कि a इक्वल टू बी है या नहीं। लेकिन अगर सेम इसी तरह c के अंदर लिखें तो इसका मतलब होगा कि b की वैल्यू उठा के a में स्टोर करवा दो। तो ये तो इक्वलिटी चेक करना नहीं हुआ। तो जब भी हमने इक्वलिटी चेक करनी है दोनों की, जैसे ये a इक्वल टू बी है या नहीं, तो उसके लिए हम लगाते हैं डबल इक्वल टू। तो a इक्वल टू का मतलब क्या है कि हम यहाँ पे पूछ रहे हैं, क्वेश्चन कर रहे हैं कि a की वैल्यू b के इक्वल है या नहीं, और a इज इक्वल टू b का मतलब है कि b की वैल्यू को a में स्टोर करवा रहे हैं। तो जब भी रिलेशन चेक करने की बात करते हैं तो हम यूज़ कर रहे होंगे डबल इक्वल टू। अब अगर हम अपने कोड में इसको लिख कर देखें तो यहाँ पर हम लिखेंगे 4 इक्वल टू 4। तो यहाँ पे हम पूछ रहे हैं कि क्या 4 इक्वल टू 4 है। इसको अगर हम रन करें तो आउटपुट में हमारे पास आएगा 1। तो ये 1 क्या दिखा रहा है कि 1 हमें बताता है कि ये स्टेटमेंट क्या है, ट्रू। मतलब 4 इक्वल टू 4 रिटर्न कर रहा है ट्रू, मतलब सही है ये स्टेटमेंट। लेकिन अगर हम यहाँ लिखें 4 इक्वल टू 2, तो इसको अगर हम रन करवाएं, अब यहाँ पे हमारे पास आउटपुट आया 0, यानी 4 इक्वल टू 3 ये स्टेटमेंट हमारी फॉल्स हो गई। तो सी ये जो लैंग्वेज है इसमें हमारे पास ट्रू फॉल्स नहीं होते। इसमें हमारे पास अगर कोई स्टेटमेंट हमारी ट्रू हो तो उसकी जगह वो रिटर्न करता है 1, और अगर कोई स्टेटमेंट हमारे पास फॉल्स हो तो उसकी जगह रिटर्न करता है 0। अब नेक्स्ट हमारे पास कौन सा रिलेशनल ऑपरेटर है, ग्रेटर देन या फिर ग्रेटर देन इक्वल टू। जैसे अगर हम 3 ग्रेटर देन 4 लिखें तो ये रिटर्न करेगा 0 को, क्योंकि ये स्टेटमेंट हमारी फॉल्स है, क्योंकि 3 तो बड़ा होता नहीं है 4 से। या फिर अगर हम लिखें 4 ग्रेटर देन 3 तो ये हमारे पास रिटर्न करेगा 1 जो कि है ट्रू। और अगर हम लिखें 4 इज़ ग्रेटर देन 4 तो ये भी हमारे पास रिटर्न करेगा 0, क्योंकि 4 इज़ नॉट ग्रेटर देन 4। लेकिन अगर हम 4 इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 4 लिखें तो ये हमारे पास रिटर्न करेगा 1, क्योंकि 4 इक्वल टू 1 तो है। अब इसको हम रन करके देख लेते हैं अपने कोड में। अगर हमने 4 ग्रेटर देन 2 लिखा तो आउटपुट में आया हमारे पास 1। लेकिन यहीं पर अगर हमने 2 ग्रेटर देन 4 लिख दिया तो आउटपुट में हमारे पास क्या आया, 0, यानी फॉल्स। लेकिन अगर हमने यहाँ पे 2 ग्रेटर देन 2 लिखा तो हमारे पास आउटपुट में आया 0। लेकिन अगर यहाँ पे हमने कर दिया ग्रेटर देन इक्वल टू तो इस केस में आउटपुट हमारे पास क्या आएगा, 1, क्योंकि ये इक्वल टू तो है। अब थर्ड रिलेशनल ऑपरेटर जो हमारे पास है वो है लेस देन या फिर लेस देन इक्वल टू। अब ये भी हमारे पास सेम केसेस होते हैं कि अगर 2 इज़ लेस देन 4 तो हमारे पास रिटर्न करेगा 1। अगर 4 इज़ लेस देन 2 उसमें रिटर्न करेगा 0। अगर 2 इज़ लेस देन 2 लिखेंगे तो रिटर्न करेगा 0। अगर 2 इज़ लेस देन इक्वल टू 2 लिखेंगे तो हमारे पास रिटर्न करेगा 1। अब इसी को हम कोड में लिख के देख लेते हैं। अब इसी कोड में अगर थोड़ी सी हम चेंजिंग करें, इसको ग्रेटर देन को हम लेस देन बना दें और अगर इसको रन करें तो हमारे पास ये सेम ट्रू जनरेट होगा, 1 आएगा, क्योंकि 2 इज़ लेस देन इक्वल टू 2। और अगर यहाँ से इक्वल टू का साइन हम हटा दें, अब अगर इसको रन करें तो हमारे पास आएगा 0, बिकॉज 2 इज़ नॉट लेस देन 0। यहीं पे अगर 4 इज़ लेस देन 2 लिखें, अब अगर इसको रन करें तब भी हमारे पास क्या आएगा, फॉल्स, मतलब 0। और यहाँ पे अगर हम लिखें 4 इज़ लेस देन 6, अब हमारे पास क्या आया, ट्रू, मतलब 1। तो कुछ इस तरह से हमारी रिलेशनल स्टेटमेंट्स काम करती हैं। अब लास्ट हमारे पास है नॉट इक्वल टू। अब जिस तरह हमने इक्वल टू के केस में पढ़ा था कि अगर दोनों वैल्यूज़ इक्वल टू होंगी
तो हमारे पास वो 1 रिटर्न करेगा, और अगर वो दोनों वैल्यूज़ इक्वल नहीं होंगी तो वो हमारे पास 0 रिटर्न करेगा। तो इसी तरह हमारे पास नॉट इक्वल टू के केस में क्या होता है, अगर दोनों वैल्यूज़ इक्वल टू नहीं होंगी तो वो उस केस में हमारे पास 1 रिटर्न करेगा, यानी कि ट्रू रिटर्न करेगा। और अगर हमारे पास दोनों वैल्यूज़ इक्वल टू होंगी और हमने उसमें बीच में साइन नॉट इक्वल टू का यानी ये वाला लगाया हुआ तो फिर वो हमारे पास 0 रिटर्न करेगा, यानी कि वो स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगी। तो मतलब ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट्स हैं। जैसे अगर इसको रन करके देखें, अगर हम यहाँ अपनी स्टेटमेंट में लिखें 4 इज़ नॉट इक्वल टू 4, अब यहीं पर अगर हम प्रिंट करवाएं 4 इक्वल टू 4, तो जब भी हम एक्सक्लेमेशन मार्क लगा देते हैं सी की प्रोग्रामिंग के अंदर, तो उसको हमेशा नॉट की तरह हम यूज़ करते हैं। जहाँ भी एक्सक्लेमेशन आया है मतलब नॉट, तो ये नॉट ऑपरेटर जो होता है वो एक अलग से ही ऑपरेटर होता है नॉट, लेकिन अभी ये यहाँ पे साथ है नॉट इक्वल टू के। इन दोनों के बीच में हम स्पेस नहीं दे सकते, इन दोनों को हमने साथ में लिखना होता है। अब अगर इसका हम आउटपुट देखें तो फर्स्ट स्टेटमेंट का आउटपुट आया है 0, मतलब फॉल्स। तो यहाँ पर फर्स्ट स्टेटमेंट को अगर हम एनालाइज करें तो हमने बोला हुआ है कि 4 इज़ नॉट इक्वल टू 4, और हमें पता है कि ये स्टेटमेंट गलत है क्योंकि 4 तो 4 के इक्वल है, तो ऑब्वियसली ये स्टेटमेंट फॉल्स है, तो इसलिए हमारे पास रिटर्न हुआ 0। और सेकंड स्टेटमेंट में हमने क्या लिखा है 4 इक्वल्स टू 4, मतलब 4 इक्वल्स टू 4 होता है, तो उसमें हमने रिटर्न करवा दिया आउटपुट में 1। अब यहीं पर अगर हम कहते थे कि 4 2 के इक्वल नहीं होता और यहाँ पे हम लिख देते हैं कि 4 2 के इक्वल होता है, तो अब अगर इसको रन करें तो अब इसमें फर्स्ट स्टेटमेंट में हमारे पास प्रिंट होगा आउटपुट में 1 और सेकंड में फॉल्स यानी 0। अब ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि हम ये फर्स्ट स्टेटमेंट में सही कह रहे हैं कि 4 3 के इक्वल तो नहीं होता, और सेकंड स्टेटमेंट में प्रिंट होगा फॉल्स, जिसमें हम कह रहे हैं कि 4 इक्वल्स टू 3 होता है, जबकि हमें पता है कि 4 इक्वल्स टू 3 तो नहीं होता। तो इस तरीके से जब भी इक्वल टू चेक करना है तो हम 2 इक्वल्स टू लगाएंगे, और जब भी हमने नॉट इक्वल टू चेक करना है तो हम एक्सक्लेमेशन मार्क के साथ एक इक्वल टू का साइन लगाएंगे। अब नेक्स्ट टाइप ऑफ ऑपरेटर्स जिनकी हम बात करेंगे वो है हमारे लॉजिकल ऑपरेटर्स। अब कभी कभी सी में इस तरह होता है कि हमें लॉजिक चेक करना होता है चीज़ों का। अब इन लॉजिकल स्टेटमेंट्स को हम किन किन केसेस में यूज़ कर सकते हैं। अब सपोज़ हमने सी को यूज़ करके एक सिस्टम बनाया है, एक कोडिंग वाला सिस्टम बनाया है जिसमें हमने मार्क्स के अकॉर्डिंग ग्रेडिंग करनी है। जैसे अगर हम कहते हैं कि उसके मार्क्स अगर 30 से ज़्यादा हैं और 90 से कम है तो उसको ग्रेड दे दो ए, और अगर 90 से ऊपर हैं या 100 और 90 के बीच में है तो उसको ग्रेड दे दो A+। तो ऐसे अगर हमने केसेस चेक करने हैं तो हमें चेक करना पड़ेगा कि 90 से मार्क्स ऊपर भी हों और 100 से नीचे भी हों। यहाँ पे हमने चेक करना पड़ेगा कि 30 से ऊपर भी हों और 90 से नीचे भी हों, तभी हमें ए दे सकते हैं। तो अब ये जो दो कंडीशंस एक साथ हमने चेक करनी है, ये 2 कंडीशंस में से मान लें कोई एक ट्रू है। जैसे कोई स्टेटमेंट है कि उसमें हमने चेक करना है कि आज अगर कोई नेशनल हॉलीडे है या फिर अगर आज संडे है तभी हम बाहर घूमने जा सकते हैं। दोनों में से कोई भी एक चीज़ अगर ट्रू हो गई तो हम वो वाला काम कर सकते हैं। दोनों अगर ट्रू हैं तब तो करना ही है, लेकिन अगर दोनों में से कोई एक भी ट्रू हो गई तब भी हमने करना है। तो ऐसे कुछ जो रियल लाइफ केसेस होते हैं जिनको हम कोड में इम्प्लीमेंट करें तो तब हमारे लॉजिकल ऑपरेटर्स काम आते हैं। सबसे पहला लॉजिकल ऑपरेटर यहाँ पे हमारे पास होता है एंड ऑपरेटर। तो इसको लिखने का तरीका कुछ ऐसा होता है, इसमें हम 2 एम्परसेंड यूज़ करते हैं। सिंगल एंड अगर हम यूज़ करेंगे तो वो एक बिटवाइज ऑपरेटर होता है जिसको हमने यहाँ पे नहीं लिखना। यहाँ लॉजिकल ऑपरेटर में एंड में हमने लिखने के लिए डबल एंड हमेशा हम यूज़ करेंगे। तो इसको हम यूज़ किस तरह करते हैं, जैसे मान लें हम फर्स्ट स्टेटमेंट लिखते हैं 4 इज़ ग्रेटर देन 2। अब ये क्या रिटर्न करेगी, ये हमें देगी 1 यानी ट्रू। और अगर हम दूसरी स्टेटमेंट लिखते हैं 5 इज़ ग्रेटर देन 3, तो ये भी हमें ट्रू रिटर्न करेगी, मतलब 1 देगी। और अगर हम चाहते हैं कि ये दोनों स्टेटमेंट्स जब ट्रू हों तभी हमारे पास फाइनल आउटपुट आए, तो इन दोनों के बीच में हम लगा देंगे एंड। तो अब ये चेक करेगा कि दोनों स्टेटमेंट्स जब ट्रू होंगी तभी ये अपना आगे जो भी काम होगा वो परफॉर्म करेगा। लेकिन अगर इनमें से कोई एक भी ट्रू नहीं है, कोई एक फॉल्स है, जैसे अगर यहाँ पर हमारे पास आ जाता है 2 इज़ ग्रेटर देन 5, तो ये यहाँ पे दे देगा 0 मतलब फॉल्स। तो आउटपुट हमारे पास फॉल्स आएगा, ओवरऑल आउटपुट। तो एंड के लिए हमारे पास ज़रूरी होता है कि फर्स्ट स्टेटमेंट या सेकंड स्टेटमेंट या फिर आगे जितनी भी स्टेटमेंट्स हो वो सारी की सारी ट्रू हों, तब ही वो 1 रिटर्न करेगा, मतलब ट्रू रिटर्न करेगा। अगर उनमें से कोई एक भी फॉल्स हो गई तो वो 0 रिटर्न कर देगा, मतलब फॉल्स।
तो इसको अगर हम कोड में लिख कर देखें, यहाँ पे हम लिख सकते हैं 4 इज़ ग्रेटर देन 2 एंड 5 इज़ ग्रेटर देन 3। तो ये दोनों स्टेटमेंट हमारी सही है, मतलब ट्रू हैं। अब अगर इसको रन करें तो हमारा आ गया 1। तो ट्रू और ट्रू, ये दोनों स्टेटमेंट्स ट्रू हैं। अब इन दोनों का जो आंसर आएगा हमारे पास वो ओवरऑल ट्रू आएगा। लेकिन अगर यहाँ एक भी हम फॉल्स बना दें, जैसे यहाँ पे अगर हम लिख दें 2 इज़ ग्रेटर देन 4, तो ये हमारी फॉल्स हो गई क्योंकि 2 4 से बड़ा नहीं होता। तो अगर हम इसको यहाँ पे रन करें तो आउटपुट हमारे पास क्या आया, 0, क्योंकि ये एक स्टेटमेंट तो सच है हमारे पास 5 इज़ ग्रेटर देन 3, लेकिन ये वाली जो है सेकंड वाली फर्स्ट वाली, तो ये हमारे पास फॉल्स है। तो अब ये दोनों का ओवरऑल जो रिज़ल्ट आएगा वो हमारे पास फॉल्स आ जाएगा। तो ये दोनों स्टेटमेंट्स ट्रू होना ज़रूरी है, तभी ये हमारे पास ट्रू रिटर्न करेगा। दोनों में से अगर पहली वाली फॉल्स है तब भी फॉल्स होगा, अगर दूसरी वाली फॉल्स है एक ट्रू है तब भी वो फॉल्स रिटर्न करेगा। तो इसकी हम टेबल भी बनाते हैं। कभी कभी आपके कुछ सब्जेक्ट्स भी हो सकते हैं जिनमें आपको टेबल्स वगैरह ये बना के दिखा सकते हैं, जैसे लॉजिक गेट्स की या इस तरह के कोई सब्जेक्ट्स होते हैं कंप्यूटर साइंस के अंदर भी, IT के अंदर भी, जहाँ पे ये तीनों के हम लॉजिकल ऑपरेटर्स की टेबल बनती है। तो अगर हम एंड की बात करें, यहाँ पे अगर हम इसका टेबल बनाएं तो ये हमारा फर्स्ट ऑपरेशन होगा और ये सेकंड ऑपरेशन, और यहाँ पे हमारा आउटपुट आएगा। तो फर्स्ट ऑपरेशन अगर ट्रू है, दूसरा भी ट्रू है, तो हमारे पास आउटपुट आएगा ट्रू। अगर फर्स्ट वाला ट्रू है, दूसरा वाला फॉल्स है, तो हमारे पास आउटपुट आएगा फॉल्स। अगर फर्स्ट फॉल्स है, सेकंड ट्रू है, तब भी हमारे पास आउटपुट आएगा फॉल्स। अगर फर्स्ट फॉल्स है, सेकंड भी फॉल्स है, तो हमारे पास आउटपुट ऑब्वियसली आएगा फॉल्स। तो ये छोटी सी टेबल है जिससे हम हल्का सा विजुअलाइज कर सकते हैं कि ये किस तरीके से हमारे आउटपुट्स आते हैं जब भी हम लॉजिकल एंड की बात करें। तो नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं लॉजिकल और की। अब इसको लिखने के लिए आपके कीबोर्ड में ये सिंबल होगा, ये बिल्कुल स्ट्रेट वाला, आपके एंटर जहाँ पे लिखा हुआ है एंटर के बिल्कुल ऊपर वाला, तो वो हमारा सिंबल होता है। उसको अगर हम डबल बार लिखें तो वो हमारा लॉजिकल और होता है। तो ये लॉजिकल और क्या करता है, अब 2 स्टेटमेंट या 3 स्टेटमेंट या जितनी भी बहुत सारी स्टेटमेंट्स हैं हमारे पास, अगर उन सब के बीच में हम लॉजिकल और लगा दें और अब उन सब स्टेटमेंट में से अगर कोई एक भी स्टेटमेंट ट्रू हो गई, बाकी सब फॉल्स भी हो गई, तो तब भी हमारा आउटपुट ट्रू रिटर्न कर देगा। यानी हमारे पास कोई भी सारी स्टेटमेंट में से एक भी कोई ट्रू हो गई तो हमारा आउटपुट ट्रू आएगा। नहीं तो अगर सारी फॉल्स हैं तब हमारे पास आउटपुट फॉल्स आएगा। इसको अगर कोड में लिख के देखें, अब इसी में ही हम यहाँ पे एंड की जगह अगर हम और लगाते हैं, अब इसमें हम देख सकते हैं एक स्टेटमेंट हमारे पास ट्रू है और एक हमारे पास फर्स्ट वाली जो है वो फॉल्स है। तो इसको अगर हम रन करें तो हमारे पास आउटपुट क्या आया, 1, यानी कि ट्रू, क्योंकि एक स्टेटमेंट हमारी ट्रू थी। इसी को हमने अगर एंड में रन किया था तब हमारे पास फॉल्स आया था, लेकिन यहाँ पे हमारे पास ट्रू आ गया। तो इसकी भी अपनी एक टेबल बनती है। टेबल में अगर हम फर्स्ट और सेकंड एक्सप्रेशन लें और उसका फाइनल आउटपुट, तो यहाँ पे अगर ट्रू ट्रू होगा तो आउटपुट हमारा ट्रू आएगा, अगर ट्रू फॉल्स होगा तो आउटपुट में ट्रू आएगा, अगर फॉल्स ट्रू होगा तब भी आउटपुट में ट्रू आएगा, लेकिन अगर फॉल्स फॉल्स होगा तो आउटपुट में फॉल्स आएगा। तो ये है हमारा लॉजिकल और। इसके बाद हमारा लास्ट ऑपरेटर होता है लॉजिकल नॉट ऑपरेटर। तो ये ऑपरेटर क्या कहता है कि अगर हमारे पास ट्रू स्टेटमेंट दी हुई है तो उसको फॉल्स बना दो, अगर फॉल्स दी हुई है तो उसको ट्रू रिटर्न कर दो आउटपुट में। यानी जो भी हमें एक्सप्रेशन के अंदर दिया हुआ है उसको उल्टा कर देना है। जैसे अगर एक एक्सप्रेशन है 3 ग्रेटर देन 4, तो हमें पता है ये फॉल्स आएगा, लेकिन अगर हमने यहाँ पे नॉट लगा दिया तो ये ट्रू दे देगा। वहीं पे अगर दूसरा एक्सप्रेशन है 5 ग्रेटर देन 1, तो हमें पता है ये ट्रू देगा, लेकिन अगर हमने यहीं पे नॉट लगा दिया तो हमारे पास रिटर्न करेगा फॉल्स। तो इससे क्या, अगर हमने आउटपुट में हमें वैल्यू को फ्लिप करना है तो हम उसके लिए नॉट लगा देते हैं। इसको अगर हम कोड में लिखें, हमें पता है कि 5 ग्रेटर देन 2 हमें रिटर्न करेगा ट्रू, लेकिन अगर हमने आगे यहाँ पे नॉट लगा दिया तो आउटपुट में हमारे पास आएगा फॉल्स, यानी 0। अगर 2 एक्सप्रेशंस की बात करें, जैसे अगर 5 इज़ ग्रेटर देन 1 हमें देगा ट्रू, यहाँ पे और लगा दें एंड 3 ग्रेटर देन 4। इसका अगर हम आउटपुट गैस करें तो 5 ग्रेटर देन 1 तो हमारे पास ट्रू है, 3 ग्रेटर देन 4 जो है वो हमारे पास फॉल्स है। दोनों के बीच में हमारे पास एंड है, एक ट्रू है एक फॉल्स है, तो आउटपुट में हमारे पास आएगा फॉल्स। लेकिन हम इस सब के बाहर हमने लगाया हुआ है नॉट, तो फॉल्स की जगह हमारे पास प्रिंट होने वाला है ट्रू। इसको अगर हम रन करें तो आउटपुट में हमारे पास प्रिंट हुआ ट्रू, यानी 1। तो कुछ इस तरीके से हमारे लॉजिकल ऑपरेटर्स काम करते हैं। इन लॉजिकल ऑपरेटर्स की जो एक्चुअल इम्पॉर्टेंस है वो हम नेक्स्ट चैप्टर में सीखेंगे,
जिसमें हम कंडीशन स्टेटमेंट्स के साथ लॉजिकल ऑपरेटर्स यूज़ करेंगे। जब भी इफ़ एल्स वाली कंडीशन स्टेटमेंट्स हम लिखते हैं तो उसके अंदर हमने कंडीशन डालनी होती है कि ये कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है। वहाँ पे इन एक्सप्रेशन को हम सबसे ज़्यादा यूज़ कर रहे होंगे। अब यहाँ पे हमारे पास एक सवाल आता है कि सिंगल एक्सप्रेशन के अंदर अगर हम कुछ अरिथमेटिक ऑपरेटर्स लिख सकते हैं, जैसे हम लिख सकते हैं a + b - c + d × e, इस तरीके से, और सिंगल एक्सप्रेशन के अंदर हम उनको कंपेयर भी कर सकते हैं, यानी इस वैल्यू को ग्रेटर देन 4 × 3 × 5, इस तरीके की वैल्यू को फिर हम एंड भी कर सकते हैं, 4 > 2। तो इतना लंबा हम एक एक्सप्रेशन लिख सकते हैं जिसमें अरिथमेटिक ऑपरेटर्स भी आ रहे होंगे और लॉजिकल ऑपरेटर्स भी आ रहे होंगे और उसके अलावा रिलेशनल ऑपरेटर्स भी आ रहे होंगे। तो अब इनमें प्रेसिडेंस कैसे डिसाइड होती है? तो इनका भी अपना एक ऑपरेटर प्रेसिडेंस ऑर्डर होता है जिसमें प्रायोरिटी वाइज प्रेसिडेंस होती है। सबसे हायर प्रेसिडेंस जो दी जाती है वो दी जाती है हमारे नॉट ऑपरेटर को। जहाँ भी नॉट ऑपरेटर आ गया सबसे पहले हमने नॉट करना है, उसके बाद बाकी सारी चीज़ें करनी है। उसके बाद आता है हमारा मल्टीप्लाई, डिवाइड, मॉड्यूलो, फिर उसके बाद प्लस वाइज आ जाता है। देन हमारे रिलेशनल ऑपरेटर्स आ जाते हैं, फिर हमारे रिलेशनल ऑपरेटर्स में आ जाते हैं इक्वल टू और नॉट इक्वल टू। फिर आते हैं हमारे लॉजिकल ऑपरेटर्स, जिसमें सबसे पहले देखा जाता है एंड कैसे होगा, देन उसके बाद और, फिर उसके बाद एंड में इक्वल टू यानी असाइनमेंट ऑपरेटर। पहले ऊपर वाली सारी चीज़ें हो जाती हैं, फिर उसके बाद लेफ्ट हैंड साइड में जो भी लिखा होगा उसमें हम असाइन कर देंगे वैल्यू को। तो कुछ इस तरीके से प्रेसिडेंस रहता है। इस प्रेसिडेंस को अभी याद करने की ज़रूरत नहीं है। इसमें मेजर चीज़ जो याद रखनी है कि सबसे पहले नॉट को किया जाएगा, रिलेशनल ऊपर आते हैं और लॉजिकल नीचे आते हैं। अब इसके बाद हम एक और ऑपरेटर का टाइप पढ़ लेते हैं जो है असाइनमेंट ऑपरेटर्स, जो सबसे आसान ऑपरेटर्स होते हैं ये। अब असाइनमेंट ऑपरेटर्स क्या करते हैं? असाइन करते हैं, ये हम ऑलरेडी सीख चुके हैं। इक्वल टू क्या करता है? a = b है अगर तो b की वैल्यू को a में डाल देगा, c = d है अगर तो d की वैल्यू c में डाल देगा। अब अगर a = f + g + h है तो इस पूरे एक्सप्रेशन की वैल्यू उठा के ये e में स्टोर करवा देगा। ये होता है असाइनमेंट ऑपरेटर्स का काम। उसके बाद हमारे पास है प्लस इक्वल टू। ये बेसिकली हमारे शॉर्ट हैंड ऑपरेटर्स हैं। ये क्या करते हैं? जो हमारे पास मुश्किल लंबी लंबी इक्वेशंस होती हैं उनको छोटा करने का काम करते हैं। जैसे अगर हमने लिखा है a = a + b, तो इसी को हम इस तरह भी लिख सकते हैं a + b। अगर इसी को हम अपने कोड में लिख कर देखें, int a = 1, int b = 4, और हम अगर यहाँ पे लिखें a = a + b, तो यहाँ पर क्या आउटपुट रिटर्न होगा? जैसे a है हमारे पास 1 और b 4 है, तो इनका एडिशन हो जाएगा, वो हमारे पास 5 रिटर्न हो जाएगा। तो a की वैल्यू हमारी 5 बन जाएगी। इसको प्रिंट भी करवा लेते हैं। अब इसको अगर रन करें तो आउटपुट में हमारे पास आ गया 5। अब हम यहाँ पे जो ट्रिक परफॉर्म कर सकते हैं वो ये है कि जैसे यहाँ पे हमारे एक्सप्रेशन में लिखा हुआ है a = a + b, तो यहाँ पे हमारे पास a जो है जिसमें वैल्यू स्टोर हो रही है वो लेफ़्ट हैंड साइड पे भी लिखा हुआ है, राइट हैंड साइड पे भी लिखा हुआ है। अगर इस तरह का हमारे पास कोई एक्सप्रेशन हो तो इसको हम शॉर्ट हैंड में भी लिख सकते हैं। तो इसको हम किस तरह लिख सकते हैं? a = a + b को हम लिख सकते हैं a + b। तो यहाँ पे प्लस इक्वल टू ने रिप्लेस कर दिया है इक्वल टू a को। तो अब ये दोनों स्टेटमेंट्स यहाँ पे एक ही काम कर रही हैं, जिनका दोनों का आउटपुट हमारे पास सेम आएगा। अब अगर इसको लिख कर देखें a + b, अब अगर इसकी वैल्यू को चेक करें रन करके तो हमारे पास सेम आउटपुट आया जो कि है 5। अब जो सेम चीज़ हमने अभी प्लस के साथ करी वो हम मल्टीप्लाई के साथ भी कर सकते हैं। यहाँ पे अगर हमने लिख दिया मल्टीप्लाई इक्वल टू, तो क्या होगा? 4 × 1 दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे और आउटपुट में हमारे पास 4 आ जाएगा। और अगर यहीं पे हमने माइनस लिख दिया तो इस स्टेटमेंट का क्या मतलब है? a = a - b। तो a है हमारे पास 1 और b है 4, तो 1 - 4 = -3 आ जाएगा हमारे पास आंसर। तो a में हमारे पास प्रिंट होकर आना चाहिए -3। इसको रन करवा के देख लेते हैं, तो आउटपुट में आया हमारे पास -3। तो जब भी हमने इस तरह से ऑपरेशंस को छोटा करना हो, जब हम लेफ़्ट और राइट दोनों में सेम ऑपरेंड्स को यूज़ कर रहे हैं, तो क्या करेंगे? माइनस इक्वल टू लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई इक्वल टू लिख देंगे, डिवाइड इक्वल टू लिख देंगे, या फिर मॉड्यूलो इक्वल टू भी लिख सकते हैं। ये होते हैं हमारे सबसे आसान ऑपरेटर्स, हमारे असाइनमेंट ऑपरेटर्स। तो अब यहाँ पर हमारे जो जितने भी अब तक बेसिक ऑपरेटर्स थे, जितने भी इंस्ट्रक्शंस थे, हमने कंप्लीट कर लिए हैं।
अब यहाँ पे हम कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। ये प्रॉब्लम्स करने के बाद अभी तक हमने जितनी भी इस चैप्टर में चीज़ें पढ़ी हैं वो सब उन सब की हमें प्रैक्टिस हो जाएगी। और ये इसी तरह के क्वेश्चन हैं जो आपके एग्जाम वगैरह में पूछे जा सकते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट राइट अ प्रोग्राम टू चेक इफ़ अ नंबर इज़ डिविजिबल बाय 2 और नॉट। तो हमने अब एक ऐसा प्रोग्राम बनाना है कि जिसमें हमारे पास x की कोई भी वैल्यू हो, जैसे सपोज हमारे पास 5 हो सकती है, 6 हो सकती है, 10 हो सकती है। तो हमने ये चेक करना है कि जो भी नंबर है वो हमारे पास 2 से डिवाइड हो सकता है या नहीं हो सकता। अब यहाँ पे जो भी नंबर जो दूसरे किसी नंबर से डिवाइड हो जाता है, जैसे मान लीजिए 4 2 से डिवाइड हो जाता है, 10 5 से डिवाइड हो जाता है, तो रिमाइंडर हमारे पास क्या आता है, 0 आता है। 4 डिवाइड बाय 2 भी का रिमाइंडर क्या आता है, 0 आता है। तो यहाँ पे हमने लॉजिक क्या बनानी है, हम यूज़ करेंगे अपने मॉड्यूलो ऑपरेटर का। तो हम क्या करेंगे, किसी भी नंबर को x में इनपुट ले लेंगे। अब x का मॉड्यूलो देख लेंगे 2 के साथ। अगर ये मॉड्यूलो 0 हो जाता है तो इसका मतलब हो गया कि ये हो गया डिवाइड। एक केस है, अगर ये 0 नहीं हुआ, 0 के अलावा अगर हमारे पास 1 प्रिंट हो गया, या 2 आ गया, या -5 -1, तो इसका मतलब हो जाएगा हमारे पास नॉट डिवाइड। इसलिए हमने क्या करना है, एक नंबर इनपुट ले लेंगे यूज़र से और उसका हमने 2 के साथ मॉड्यूलो चेक करना है। अगर मॉड्यूलो 0 रिटर्न करना है तो मतलब डिवाइड होता है। अगर मॉड्यूलो 0 नहीं रिटर्न करना तो इसका मतलब 2 से डिवाइड वो नहीं होता। अब इसका कोड लिख के देख लेते हैं। सबसे पहले x को डिक्लेयर कर लेते हैं, देन यहाँ पे printf कर देते हैं, एंटर आ नंबर, देन उसको हम कर लेंगे स्कैन %d एंड x। अब अगेन इसको प्रिंट करवा लेंगे %d। अब यहाँ पे हमने अपनी लॉजिक लगानी है, वो हम क्या लिखेंगे, x मॉड्यूलो 2 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे अगर आप नोटिस करें तो हमने यहाँ पे 2 चीज़ों को कंबाइन किया। हमने क्या करा, अर्थमेटिक ऑपरेटर कंबाइन किया अपने रिलेशनल ऑपरेटर के साथ। मॉड्यूलो लिया यहाँ पे पहले और फिर रिलेशनल आया। तो जब हमने प्रेसिडेंस देखी थी तो उसमें हमारे पास क्या था, अर्थमेटिक ऑपरेटर्स ऊपर थे और रिलेशनल ऑपरेटर्स नीचे थे। तो यहाँ पे सबसे पहले x का मॉड्यूलो निकलेगा 2 के साथ। अगर वो वैल्यू जो आएगी वो 0 के इक्वल होती है तो फिर रिटर्न करेगा हमारे पास आउटपुट ट्रू, यानी 1, मतलब वो डिवाइड हो जाता है। अगर नहीं होती तो वो प्रिंट करवाएगा 0, मतलब वो डिवाइड 2 से नहीं होता। तो इसको सेव करके रन करके देखते हैं। तो अब अगर हम यहाँ पे एंटर करते हैं नंबर 5 तो वो हमें रिटर्न करवाएगा 0, क्योंकि 5 जो है वो 2 के साथ डिवाइड नहीं होता। यहीं पे अगर हम इसको दोबारा रन करें तो अब की बार अगर हमने एंटर किया नंबर 10 तो 10 में हमारे पास प्रिंट होके आया 1, यानी कि ट्रू। तो इसका क्या मतलब है कि 10 जो है वो 2 के साथ डिवाइड हो जाता है। तो जब हमने 10 एंटर किया तो 10 का मॉड्यूलो निकला यहाँ पे पहले 2 के साथ, फिर मॉड्यूलो क्या आया 0। तो उस 0 को हमने इस 0 से ही कंपेयर कर दिया, तो आंसर हमारे पास आ गया ट्रू, तो 1 रिटर्न हो गया। और इसी तरह 5 के केस में 2 के साथ अगर उसका मॉड्यूलो निकला तो हमारे पास रिमाइंडर आया 1। तो 1 को अगर कंपेयर किया 0 के साथ तो वो इक्वल टू नहीं आया, तो इसलिए हमारे पास प्रिंट हुआ फॉल्स, यानी कि 0। अब इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज करके भी पूछा जा सकता है। लाइक आपसे पूछ सकते हैं कि टेल इफ़ अ नंबर इज़ इवन और ऑड। तो जो नंबर्स हमारे पास 2 के साथ डिवाइड हो जाते हैं वो हमारे होते हैं इवन, और जो हमारे पास 2 से डिवाइड नहीं होते वो हमारे होते हैं ऑड, यानी कि उनका मॉड्यूलो में 0 रिटर्न नहीं होता। तो जब भी हमने इवन और चेक करनी होती है अपने प्रोग्राम में तो हम उसके लिए भी 2 से डिवीजन चेक कर लेते हैं। तो यही है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट अ प्रोग्राम टू चेक इफ़ अ नंबर इज़ इवन और ऑड। तो जब भी इवन वाला हमारे पास केस होगा उसमें हम प्रिंट करवा देंगे 1, और जब भी ऑड वाला केस होगा तो उसमें हम प्रिंट करवा देंगे 0। तो इसी प्रोग्राम को हम दोबारा रन कर देते हैं। पहले लेते हैं हम 16। तो 16 क्योंकि हमारा इवन नंबर है तो उसमें हमारे पास प्रिंट हुआ 1। अब इसी तरीके से अगर हम इसको दोबारा रन करें और अब की बार हम नंबर लें 7, तो 7 हमारा ऑड नंबर है तो इसको हमारा रिटर्न क्या करेगा, 0। तो इस तरीके से हम इवन ऑड वाला क्वेश्चन भी सॉल्व कर सकते हैं ईजिली। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, आर द फॉलोइंग वैलिड और नॉट। सबसे पहली स्टेटमेंट है हमारे पास इन a इज इक्वल टू 8 एंड ये सिंबल और 8। अब इसको देख के हमारी एक्सपेक्टेशन क्या आएगी, हमें लगेगा कि ये लिखा हुआ है 8 की पावर 8, जिसका आंसर आएगी कोई बड़ी सी वैल्यू। लेकिन यहाँ पर वो प्रिंट नहीं होगा, यहाँ पर बल्कि प्रिंट होगा 0। इसको एक बार कोड में रन करके देख लेते हैं। इस पूरे को हटाते हैं और यहाँ प्रिंट करवाते हैं 8 सिंबल 8। तो हमारे पास आउटपुट क्या आया, 0, क्योंकि कंपाइलर ने क्या किया, इसको 8 की पावर 8 की तरह नहीं लिया, इसको लिया
8 XOR 8, और जब सेम नंबर का सेम नंबर के साथ XOR करते हैं तो आउटपुट में हमेशा हमारे पास 0 आता है, इसलिए हमारे पास यहाँ पे आउटपुट में 0 आया है। ये एक बिटवाइज ऑपरेटर है जिसके बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि इसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे डिटेल में। लेकिन इसका आउटपुट हमारे पास पावर नहीं आता। पावर के लिए हमारे पास POW वाला फंक्शन है जिसका हम यूज़ करते हैं। बट क्या ये स्टेटमेंट चल गई? हाँ, ये स्टेटमेंट चल गई। क्या कंपाइलर ने कोई एरर रिटर्न किया? नहीं, कंपाइलर ने कोई एरर रिटर्न नहीं किया। तो इसलिए ये स्टेटमेंट हमारे पास पावर तो नहीं देती, बट ये है एक वैलिड स्टेटमेंट। अब सेकंड स्टेटमेंट की अगर हम बात करें, इंट x टर्मिनेटर इंट y इज इक्वल टू x एंड देन ये टर्मिनेटर। अब क्या ये वैलिड है? अब इसको अगर हम गौर से देखें तो ये पहली स्टेटमेंट हमारी यहाँ पे ख़त्म हो गई है। दूसरी स्टेटमेंट की अगर बात करें तो ये यहाँ से शुरू होकर यहाँ पे ख़त्म हो गई है। इसमें क्या हुआ है कि x की वैल्यू हमने y में स्टोर करवा दी। अब ये जो स्टेटमेंट है ये हमने सेम लाइन में तो लिखी है, लेकिन इसके बीच में टर्मिनेटर आ गया जिसकी वजह से ये हमें बता रही है कि ये एक नेक्स्ट लाइन में एग्जीक्यूट होने वाली स्टेटमेंट है। तो पहले हमने यहाँ पे x को डिक्लेयर किया एंड बाद में यूज़ किया है, तो ये स्टेटमेंट भी वैलिड है। इसको भी एक बार सॉल्व करके देख लेते हैं। इंट x एंड इंट y इज इक्वल टू x। अब इसको अगर हम सेव करें तो कोई एरर नहीं आया, क्योंकि पहले हमने x को डिक्लेयर करा और फिर y को डिक्लेयर किया। अगर हम इसको ऐसे लिखें या फिर ऐसे लिखें तो इन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों सिंटैक्स वाइज सही हैं और क्लियर है। लेकिन अगर यहीं पे हम टर्मिनेटर हटा देते हैं और कॉमा लगा देते हैं और फिर इसको सेव करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास आ जाता है एरर। क्यों? क्योंकि टर्मिनेटर यहाँ पे हट गया, तो मतलब ये अब सेम लाइन में है। तो सेम लाइन में है और अगर हमने x को यूज़ कर लिया, जिस लाइन में हमने x को डिक्लेयर किया और उसी लाइन में यूज़ कर लिया, तो यहाँ पे टाइप डिक्लेरेशन का रूल ब्रेक हो गया। और यहीं पे आता है हमारी थर्ड प्रॉब्लम। थर्ड प्रॉब्लम में क्या है हमारे पास कि सेम लाइन में है और बीच में आ गया हमारे पास कॉमा। तो ये तो वैलिड था, बट ये वाला हो गया हमारा इनवैलिड स्टेटमेंट। अब फोर्थ स्टेटमेंट है जिसमें हमने एक कैरेक्टर डिफाइन किया स्टार्स नाम से और उसमें हमने स्टार स्टोर करवा दिए। इसको रन करके देखते हैं हम कि ये वैलिड है या नहीं है। यहाँ लिख लेते हैं कैर स्टार्स इज इक्वल टू स्टार स्टार। अब इसको कर लेते हैं सेव। अब इसको अगर हम कंपाइल करें तो कंपाइल करके हमारे पास एक वार्निंग जनरेट हो गई। अब ये वार्निंग क्या कहती है कि हमने एक मल्टी कैरेक्टर कांस्टेंट बना दिया जिसमें हमने मल्टीपल कैरेक्टर स्टोर करवा दिए, मतलब हमने मल्टीपल कैरेक्टर्स यहाँ पे डाल दिए। तो ये एक एरर वाली चीज़ है, ये हमने नहीं करनी होती। अगर हम स्पेस भी डालें यहाँ पे कैरेक्टर के अंदर तो वो भी कंपाइल नहीं करेगा, सेम चीज़ बोलेगा कि आपने मल्टी कैरेक्टर यूज़ करें। तो इसीलिए जब भी कैरेक्टर्स बनाते हैं हम तो उनके लिए हम सिंगल वैल्यू जो है वो स्टोर करवा सकते हैं, तभी वो कंपाइल कर सकते हैं सक्सेसफुली। अगर हम यहाँ पे 1 भी लिख रहे हैं तो 1 जो है वो तो कंपाइल हो जाएगा, लेकिन अगर 1 के साथ यहाँ पे हम 2 लिखते हैं तो वो उसको कंपाइल करें तो ये कंपाइल नहीं हो पाएगा। ये हमें दे देगा इम्प्लिसिट कन्वर्जन की वार्निंग। अब ये वार्निंग क्यों जनरेट होती है? क्योंकि अगर हम मल्टीपल कैरेक्टर्स यहाँ पे स्टोर करवाते हैं ना तो वो मेमोरी के अंदर इतनी जगह कंज्यूम कर लेते हैं, जो कैरेक्टर को जितनी जगह दी जाती है उससे बड़ी होती है। तो इसको हमने बड़े कंटेनर में डालना चाहिए। तो वो सोचता है कि कैरेक्टर वाले कंटेनर में तो ये आएगा नहीं, इसको क्या इंट वाले कंटेनर में डाल दें, तो ऑटोमेटिकली वो ये सब कुछ कर नहीं पाता, क्योंकि कैरेक्टर को वो ऑटोमेटिकली इंटीजर में स्टोर नहीं करवा सकता। इसीलिए यहाँ पर ये वार्निंग जनरेट हो जाती है। तो हमने इसलिए यहाँ पे ये नहीं करनी है। जब भी हमने कैरेक्टर डिफाइन करने हैं तो सिंगल वैल्यू हमने यहाँ पे असाइन करनी है। तो इस स्टेटमेंट को हम इनवैलिड कहेंगे क्योंकि यहाँ पे कंपाइलर हमें वार्निंग थ्रो कर रहा है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को अगर हम देखें तो इसमें हमने क्या करना है, प्रिंट ट्रू और फॉल्स फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। अब पहली स्टेटमेंट है इफ़ इट्स संडे एंड इट्स स्नोइंग देन प्रिंट करवा दें ट्रू। मतलब अगर संडे का दिन है और स्नो भी हो रही है तो हमारे पास प्रिंट हो जाए ट्रू। तो इसको हम प्रोग्राम की फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे? सबसे पहले तो 2 वेरिएबल्स ले लेते हैं। फर्स्ट वेरिएबल है इंट इज़ संडे, सेकेंड वेरिएबल है इंट इज़ स्नोइंग। तो इस संडे में अगर हम ट्रू कर दें और इस स्नोइंग में भी हम ट्रू कर दें 1, तो अगर हम प्रिंट एफ करवाएं %e इस संडे जब ट्रू होगा एंड इज़ स्नोइंग जब ट्रू होगा, तभी हमारे पास ट्रू प्रिंट हो। मतलब ये भी ट्रू हो और ये भी ट्रू हो, इस संडे हो और स्नो हो रही हो, तभी हम करेंगे ट्रू। तो ऑलरेडी हमने इन दोनों को ट्रू किया हुआ है। तो अगर इसको हम आउटपुट में रन करवाएं
तो आउटपुट में हमारे पास आया ट्रू। यहीं पर अगर हम मान लेते हैं कि संडे का दिन नहीं है, कोई और दिन है, तो यहाँ पे इसको हम 0 कर दें। अब अगर इसको हम रन करें तो आउटपुट में हमारे पास आया 0, क्योंकि दोनों में से एक कंडीशन जो है वो फॉल्स हो गई। एंड क्या करता है यहाँ पे, इन दोनों में से कोई एक भी कंडीशन फॉल्स हुई तो पूरे को वो फॉल्स बना देगा। अब यहाँ सेकंड स्टेटमेंट अगर हम देखें तो इसमें क्या कह रहा है, इफ़ इट्स मंडे और इट्स रेनिंग, तो हम कर दें ट्रू। अब यहाँ पे अगर हम नोटिस करें तो हमारे पास और दिया हुआ है कि अगर इफ़ इट्स मंडे या फिर इट्स रेनिंग, इन दोनों में से अगर एक भी स्टेटमेंट ट्रू हो तो हमारे पास ट्रू रिटर्न कर दे। तो एंड की जगह हम यहाँ पे यूज़ करेंगे अपना लॉजिकल और ऑपरेटर। तो यहाँ पे थोड़ी सी चेंजिंग कर लेते हैं। इस संडे को हम बना देंगे इस मंडे, इस स्नोइंग को बना देंगे इस रेनिंग। यहाँ पे मंडे नहीं है तो 0 कर देंगे, इस रेनिंग को 1 कर देंगे। यहाँ पे कर देते हैं इस मंडे, यहाँ पे कर देते हैं इस रेनिंग। अब एक कंडीशन जो है वो है फॉल्स, एक कंडीशन है ट्रू। अब इस यहाँ पे कर देते हैं और ऑपरेटर, जो क्या चेक करेगा कि इन दोनों में से कोई एक भी ट्रू हो तो हमारे पास ट्रू रिटर्न कर दें। तो अगर हम इसको रन करके देखें तो प्रिंट हो गया हमारे पास ट्रू, दैट इज़ 1। अब थर्ड वाली स्टेटमेंट हमारे पास क्या कहती है, इफ़ अ नंबर इज़ ग्रेटर देन 9, मतलब एक नंबर है x जो कि 9 से बड़ा है एंड लेस देन 100 और 100 से छोटा है, तो इसको हम प्रिंट करवा देंगे ट्रू। तो एक नंबर को हमने चेक करना है जो 9 से बड़ा हो और वो सेम नंबर 100 से छोटा हो। ये दोनों कंडीशन है, ये दोनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए। बीच में हम लगा देंगे अपना एंड ऑपरेटर और हम इसको ट्रू रिटर्न करवा देंगे, यानी कि 1। अब ये जो हम स्टेटमेंट लिखने वाले हैं, इसका एक तरह से ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है कि ये हम चेक कर रहे हैं कि ये नंबर जो है वो 2 डिजिट नंबर है या नहीं है, क्योंकि ऑब्वियसली जो नंबर 9 से बड़ा होगा और 100 से छोटा होगा तो वो 2 डिजिट्स का ही होगा। तो आपके पास इस तरह से भी क्वेश्चन आ सकता है। तो जब भी 2 डिजिट नंबर की हमने स्टेटमेंट चेक करनी है तो इस तरह का कोड हम अपने कोड में लिख लेते हैं। सबसे पहले एक वेरिएबल डिफाइन करते हैं x, फिर प्रिंट करवा देते हैं एंटर नंबर। अब नंबर एंटर करवा के इसको स्कैन करवा लेते हैं, स्कैन f %d एंड x। अब यहाँ पे हम चेक कर लेंगे कि x इज़ ग्रेटर देन 9 एंड x इज़ लेस देन 100। अगर ये दोनों कंडीशंस ट्रू हो गई तो वो नंबर अगर 2 डिजिट नंबर है तो हमारे पास प्रिंट हो जाएगा 1, अगर वो नहीं है तो हमारे पास प्रिंट हो जाएगा 0। इसको रन करें तो सबसे पहले हम नंबर एंटर करते हैं 78, तो 78 के लिए प्रिंट हुआ हमारे पास 1। अब सेम कोड को अगर हम रन करें और अब की बार अगर हम यहाँ पर लिखें 182 तो प्रिंट होगा 0, क्योंकि ये एक 2 डिजिट नंबर नहीं है। तो अभी तक सी के अंदर हमने जितना पढ़ा है, डिफरेंट ऑपरेटर्स को मिलाकर हम बहुत सारे हम लॉजिकल प्रोग्राम्स बना सकते हैं। अगर दुनिया के अंदर कोई भी ऐसा लॉजिक है जो एग्जिस्ट करता है, मतलब मैथ से रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो गया, कोई लॉजिक हो गई, या फिज़िक्स से रिलेटेड कोई लॉजिक हो गई, तो कहीं भी लॉजिक एग्जिस्ट करती है जिसका हम कोई फॉर्मूला बना सकते हैं, कोई एक्सप्रेशन बना सकते हैं, उस चीज़ को हमेशा एक कोड में कन्वर्ट किया जा सकता है। तो यहाँ पे भी जैसे हमने देखा, हमने एक प्रोसेस को कोड में कन्वर्ट किया। इसके अलावा हमने बहुत सारे लॉजिकल प्रोग्राम सीखे। हमने सीखा कि ऑड इवन कैसे चेक करते हैं, जिसका क्वेश्चन बार बार आपके पास कॉलेज में या यूनिवर्सिटी लेवल में आ सकता है, या तो फिर आपके MCQs राउंड में आ सकते हैं ऐसे क्वेश्चंस। अगर हमने चेक करना है कोई नंबर 2 डिजिट है या नहीं, तो उसकी हमने कंडीशन देख ली है। इसके अलावा नेक्स्ट चैप्टर के अंदर हम ऐसे बहुत सारे लॉजिकल क्वेश्चंस देखने वाले हैं और ज़्यादा सी को डीपली एक्सप्लोर करेंगे और आहिस्ता आहिस्ता अब कोड को एडवांस लेवल तक लेकर जाएंगे। तो यहाँ पे हो गया हमारे पास चैप्टर 2 कंप्लीट। अब मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड बेल आइकन को ज़रूर से प्रेस कर लें। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।